मेन टॉपिक है अपना ये। इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो भारतीय संविधान में सबसे पहला टॉपिक हमारा होता है जिसको हम कहते हैं, अगर हम कहें कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अगर हम कहें कि भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमको समझना है। जब हम संविधान को समझेंगे तो संविधान को पढ़ने से पहले हमें संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना होता है। हालांकि इसको मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में न पढ़ा के हम इसको संविधान में आपको पढ़ाते हैं कि आखिरकार संविधान की शुरुआत कैसे हो रही है, संविधान बनने की प्रक्रिया की शुरुआत कैसे हो रही है। याद रखना भैया, ठीक है। एक एक करके यहाँ पे चीजों को सबसे पहले समझेंगे, याद रखना। तो सबसे पहले हम एक एक करके शब्द के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात आप समझिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द ये लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है। किससे बना है? कॉन्स्टिट्यूशन जिसको आप पढ़ रहे हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। जिसका अर्थ क्या होता है? तो जिसका अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत, यानी कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? शासन करने वाला सिद्धांत। द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज डेरिव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूट विच मीन्स द प्रिंसिपल टू गवर्न। जितने भी मुख्य शब्द होते हैं, चाहे वो संविधान में शब्द हैं, चाहे भूगोल के शब्द हैं, मुख्य रूप से शब्द जो हैं लैटिन भाषा से ही ओरिजिन हुए हैं, याद रखना। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड, संविधान वर्ड किससे बना है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आपके बना है कॉन्स्टिट्यूट से। किससे? कॉन्स्टिट्यूट से। और कॉन्स्टिट्यूट का अर्थ क्या होता है? शासन करने वाला सिद्धांत। यानी हम कहीं ना कहीं संविधान में शासन करने से संबंधित नियम और विधानों को पढ़ते हैं, याद रखना, ठीक है। अच्छी बात। दूसरी बात अगर हम कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, हमने क्या सबसे पहले कहा भी है कि संविधान किससे मिलकर बना है? तो संविधान लैटिन भाषा के एक शब्द कॉन्स्टिट्यूट से बना है। दूसरी बात, संविधान क्या है? तो याद रखना भैया, संविधान नियम और कानूनों का एक ऐसा दस्तावेज है या एक ऐसा ग्रंथ है जिससे किसी भी देश का शासन या प्रशासन संचालित होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सच अ बुक ऑफ रूल्स एंड लॉज फ्रॉम विच द गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी कंट्री इज गवर्न। किसी भी देश का शासन और प्रशासन अगर चलेगा तो एक नियम कानूनों से चलता है, और वो सारे नियम कानून एक ग्रंथ में, एक पुस्तक में, एक टेक्स्ट में लिखे हुए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? संविधान। तो बहुत सरल भाषा में बात करें तो संविधान नियम और कानूनों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी भी देश का शासन और प्रशासन संचालित होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ टेक्स्ट विच थ्रू गवर्न द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री या ऑफ अ स्टेट। किसी भी स्टेट का या कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नेंस है, वो वहां का संचालित होता है, वो किससे होता है भैया? संविधान के हिसाब से होता है। तो जहां भी होता है संविधान, जैसे आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज जो है कि सन 2026 अभी चल रहा है, मई है, 6 तारीख है आज। तो आज कॉकरोच जनता पार्टी एक इस समय सिनेरियो चल रहा है। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने युवाओं को कॉकरोच कह दिया, तो उसको लेकर के एक युवक ने कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की, और जब उसने कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की तो मिलियंस में वहां पे फॉलोअर्स हो गए। तो वो अभी आज उनका एक दिल्ली में जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे थे। तो वहां पर वो क्या है, संविधान की किताब और भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों की किताब को लेकर के वो बार बार उसको कह रहे थे। संसद में जब भी कोई कार्रवाई होती है तो हमेशा राहुल गांधी जी अपने साथ में एक छोटी सी किताब रखते हैं जो संविधान का ही एक रूप है। तो संविधान के बारे में बात करते हैं, माने देश में जितनी भी चीजें चल रही है वो सब किसके माध्यम से चल रही है? तो सारी चीजें संविधान के माध्यम से चल रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि यार सभी की किसके माध्यम से चल रही है? तो वो सारी की सारी चीजें संविधान के माध्यम से चल रही है, याद रखना भैया। यानी इट शोज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, यह सरकार के मूल ढांचे को दर्शाता है। एक्चुअली में संविधान दर्शा रहा है सरकार के ढांचे को कि सरकार किस तरीके से काम करती है। माने यदि किसी देश के संविधान में अगर राजतंत्र की बात की गई है तो मतलब वहां पे राजा या रानी का शासन है। अगर किसी संविधान में
मोनार्की के बारे में बात किया गया है, तो हमने आपको बता दिया। अगर किसी संविधान में और डिक्टेटरशिप के बारे में बताया गया है, तानाशाही के बारे में बताया गया है, तो वहां पे तानाशाही से संबंधित सरकार के काम होंगे। यदि किसी सरकार में डेमोक्रेटिक चीजों के बारे में बताया गया, डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है कि हमारा संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलेगा, या हमारा संविधान तानाशाही व्यवस्था से चलेगा, या हमारा संविधान व्यक्ति विशेष के दिशा निर्देशानुसार चलेगा, या हमारा संविधान जनता के अंतिम फैसलों को स्वीकार करेगा, तो कहने का मतलब है कि सरकार का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो कौन बताएगा? वो जो है संविधान बताएगा। तो सरकार के मूल ढांचे को दर्शा रहा है। बात समझ में आ गई? तो हमने कहा कि यह शब्द लैटिन भाषा की कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से बना है, जिसका अर्थ शासन करने वाला सिद्धांत होता है। संविधान नियम और कानूनों का एक ऐसा ग्रंथ है जिससे किसी भी देश का शासन और प्रशासन संचालित होता है। यह सरकार के मूल ढांचे को दर्शाता है, याद रखना। जैसे हमने कहा कि अगर हम सबसे पहले इसके बारे में बात करें कि यदि संविधान में लोकतंत्र के बारे में बताया गया है ना, इफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर अ कंट्री एज डेमोक्रेसी, अगर हमारे यहां पे किसके बारे में बताया गया है? अगर हमारे यहां पे डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है ना, याद रखना भी, ठीक है। अगर हमारे यहां पे किसके बारे में बताया गया है? डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है, तो याद रखना भैया, देन पीपल विल रूल एंड इफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर अ कंट्री एज मोनार्की, कैसे डिक्लेयर करेगा? मोनार्की डिक्लेयर करेगा। देन देयर विल बी द रूल ऑफ किंग, क्वीन और चांसलर, तो वहां पर क्या होगा? राजा या रानी का शासन होगा। किसका शासन होगा? राजा या रानी का शासन होगा। बात समझ में आ गई भैया? अच्छी बात। यदि जनता का शासन होगा और यदि राजतंत्र की बात होगी तो राजा रानी चांसलर का शासन होगा। समझ में आ गया भैया? कहने का मतलब क्या, अगर हम बात करेंगे कि इफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर अ कंट्री एज डेमोक्रेसी देन पीपल विल रूल एंड इफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर अ कंट्री एज मोनार्की देन देयर विल बी द रूल ऑफ किंग, क्वीन और चांसलर। माने संविधान सरकार के बेसिक ढांचे को दर्शाएगा। बात क्लियर है? अच्छी बात है। अब एक शब्द और आता है अक्सर करके, हालांकि इन शब्दों में बड़ा अलग अलग अंतर होता है। जैसे एक शब्द होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से हम आपको पढ़ा ही रहे भैया, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड तो हम आपको पढ़ा ही रहे। एक शब्द होता है जिस शब्द को हम कहते हैं पॉलिटी। क्या कहते हैं भैया? पॉलिटी कहते हैं। तो पॉलिटी को हिंदी में हम राज व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? राज व्यवस्था कहते हैं, ध्यान रखना भैया, राज व्यवस्था। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो संविधान को तो हमने आपको बता ही दिया, संविधान तो हमने आपको पढ़ाई दिया, लेकिन एक शब्द राज व्यवस्था होता है। तो राज व्यवस्था क्या होता है? थोड़ा सा इसको यहां पे हम लोग समझेंगे। कैसे समझेंगे? ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे अगर हमने आपको यहां पर कहा भैया कि द एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पॉलिटी, यानी पॉलिटी क्या है? तो संविधान का प्रयोगात्मक रूप ही क्या है? राज व्यवस्था है। अब आप इसको संविधान कहिए, पॉलिटी कहिए, जब हम वनडे एग्जाम्स में पढ़ रहे होते हैं तब इसका एक ही मतलब है। संविधान कह लो, कॉन्स्टिट्यूशन कह लो, पॉलिटी कह लो, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। टीचिंग एग्जाम में इसी को हम क्या कह देते हो? सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ कह देते हो, इसी को सिविक्स कह दो, नागरिक शास्त्र, तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। जब विश्वविद्यालय स्तरों पर जाकर के पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर जाकर के पढ़ते हैं, तब वहां पर क्या होता है? इसके शब्दों के अलग अलग मायने निकल आते हैं। अब आप छोटे लेवल के एग्जाम में इनके शब्दों के मायने निकालोगे तो फिर बाल की खाल खींचना जैसा हो जाएगा, वो करना नहीं है। तो सिंपल सी बात कि संविधान किसी भी देश का शासन प्रशासन उसके द्वारा संचालित है। अब किस तरीके से संचालित होगा, उसका जो अप्लाइड फॉर्मेट है वो राजव्यवस्था के बारे में बताया गया है। यानी पॉलिटी मींस द सिस्टम ऑफ रूल। राजव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो राजव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? राज करने की व्यवस्था। राज व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो राज व्यवस्था का अर्थ होता है राज करने की व्यवस्था ही, ध्यान रखना भैया, राज करने की व्यवस्था होती है। बात क्लियर है? ये बहुत बेसिक चीजें मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं, ये चीजों को आप यहां पे समझ में आओगे। अब हमने कहा कि अगर डेमोक्रेसी की बात करेंगे, अगर हम लोकतंत्र की बात करेंगे, तो इसका मतलब ये चिन्ह किसका है? संसद का। इसका मतलब यहां पे किसका शासन होगा? इसका मतलब भैया यहां पे लोगों का शासन होगा। इनका मतलब यहां पे क्या होगा भैया? लोगों का शासन होगा। किनका शासन होगा भैया? यहां पे लोगों का शासन होगा। अगर हमने कहा कि भी यहां पर लोगों के शासन की जगह अगर मोनार्की हो जाएगा तो इसका मतलब संसद में किसका शासन होगा? ये ताज दिखा रहा है, यानी यहां पे किसी राजा या रानी का शासन होगा। राजा या रानी का शासन होगा या किसी चांसलर का शासन होगा। इतिहास में चांसलर शब्द भी देखने को मिलता है। तो कुल मिला के संविधान हमें इसके बारे में बताता है।
राकेश कुमार मिश्रा जी करें टी शर्ट अच्छी है सर जी, बहुत धन्यवाद। सर जी हमें भी टी शर्ट चाहिए। बिल्कुल, आप परीक्षा पास करके इस बार आइए और हम बाकायदा इंटरव्यू प्लान करेंगे। हम लोग आपको अपनी ऑफिस में बुलाएंगे, बैठेंगे, साथ में चाय पियेंगे और सबको हमारी तरफ से प्रीमियम क्वालिटी की टी शर्ट्स आपको मिलेंगी। और ये टी शर्ट्स बहुत हल्की वाली टी शर्ट्स हमने इसलिए नहीं बनवाई है कि 100-150 रुपए की, 200 रुपए की मार्केट में टी शर्ट्स बन जाती हैं, बट ये टी शर्ट्स प्रीमियम क्वालिटी की, क्योंकि मैं खुद इन टी शर्ट्स को पहन रहा हूं। तो आप मान लीजिए बिल्कुल जैसे मार्केट में जॉकी का जो ब्रांड आता है, मार्केट में यूएस पोलो का जो ब्रांड आता है, तो 1000 रुपए की लेवल की जो टी शर्ट्स हैं प्रीमियम कॉटन की क्वालिटी का, उस क्वालिटी के कपड़े को लेकर के हमने टी शर्ट्स बनवाई है, ताकि सेम क्वालिटी हम पहनेंगे, सेम क्वालिटी से हमारे छात्र अगर पहने, हमारे भाई बंधु अगर पहने, तो उनको कंफर्टेबल फील हो। तो आप निश्चिंत रहिए, ये टी शर्ट्स आप सभी को भी दी जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग आप अब तक आप यहां पे संविधान के बेसिक फंडामेंटल को आप यहां पे समझ गए हो, बात क्लियर। अच्छा, अब कुछ चीजें थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पढ़नी है, कुछ चीजें थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा, आपको कुछ चीजों को पढ़ना पड़ेगा। अब वो एक्स्ट्रा चीजें क्या क्या है थोड़ा सा उनको समझेंगे। जैसे हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। हमने क्या कहा, संविधान मुख्य रूप से, संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। अभी तक हमने पढ़ा दिया कि संविधान क्या है, हमने केवल ये बात पढ़ी हुई है कि संविधान क्या है। दूसरी बात हमने पढ़ा कि संविधान का मतलब क्या है, संविधान किन शब्दों से मिलकर बना है, राज्य व्यवस्था क्या है, राज्य संविधान सरकार के स्तर को दर्शाता है, वो सारी चीजें पढ़ी। अब हम प्रॉपर संविधान में एंटर करते जा रहे हैं। बहुत बेसिक रूप से मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप देखना एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा गाइस। ठीक है, हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं सम, और एक शब्द होता है जिसको हम क्या कहते हैं, विधान। सम धन विधान। सम शब्द का अर्थ क्या होता है, सेम यानी समान। सम शब्द का अर्थ क्या, सेम यानी समान। विधान शब्द का क्या होता है, विधान शब्द का होता है नियम और कानून। विधान शब्द का अर्थ क्या होता है, नियम और कानून। नियम यानी रूल और कानून यानी नो, नियम और कानून याद रखना भी है। ठीक है, तो संविधान का अर्थ क्या हो जाएगा कि जिसमें सभी के लिए समान नियम और कानूनों की बात की गई है, जहां पे सभी के लिए समान नियम और कानूनों की बात की गई है। अब याद रखना भैया, यहां पे जो विधान शब्द दे रखा है इसके भी 2 मतलब हैं, नियम और कानून। नियम और कानून सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है, ध्यान रखना। नियम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रूल है, ध्यान रखना भैया। और कानून को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लॉ है। इनमें दोनों में अंतर है। अब नियम है कि सड़क के दाईं ओर चलना है। अब सड़क के दाईं ओर चलना है तो यह एक नियम बना दिया है, यह तो यह एक यातायात का नियम बना दिया है कि भैया सड़क के आपको दाईं ओर चलना है। अब सड़क के दाईं ओर चलना, अगर आप सड़क के दाईं ओर अगर नहीं चलेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको उठा करके जेल में पटक दिया जाएगा। बात क्लियर है, ऐसा नहीं है कि आपको उठा के जेल में पटक दिया जाएगा। इसका मतलब यहां पे रूल का अर्थ क्या है, रूल का अर्थ है कि नॉट ऑब्लिगेटरी, यानी जो बाध्यकारी नहीं होते। जो क्या नहीं होते भैया, जो बाध्यकारी नहीं होते, नॉट ऑब्लिगेटरी है। कानून का अर्थ है कि भैया जब भी आप कार चलाओगे, 4 व्हीलर चलाओगे, तो आपको सीट बेल्ट लगा के रखना। एक कानूनी रूप से उनके मोटर व्हीकल एक्ट में ये बात लिखी गई है। बाइक चलाओगे, 2 व्हीलर अगर आपको चलाओगे तो एक हेलमेट रहना जरूरी है। अपने आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। 18 साल से अधिक व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद ही ड्राइविंग करे, इस तरह की बात है। अगर वो नहीं करोगे तो कानूनी रूप से आप गलत कर रहे हो, इसका मतलब आपको चालान काटा जाएगा, आपको दंड दिया जाएगा। वो दंड चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, वो दंड की प्रक्रिया अलग है। हम दंड की व्याख्या नहीं करेंगे दंड कौन सा दिया जाएगा, लेकिन आपको किसी ना किसी रूप में एक दंड दिया जाएगा कानून का, यदि आप उल्लंघन करोगे। इसका मतलब कानून क्या होता है, लॉ क्या होता है, इट इज ऑब्लिगेटरी। यानी लॉ क्या होता है, लॉ बाध्यकारी होता है। लॉ क्या होता है भैया, तो लॉ बाध्यकारी होता है। जबकि नियम क्या होता है, नियम याद रखना भैया बाध्यकारी नहीं होते हैं, नियम बाध्यकारी नहीं होते। इफ वायोलेटेड यू विल नॉट बी पनिश्ड। तोड़ने पर कठिन दंड का प्रावधान नहीं होता है। आप अगर नियमों को तोड़ते हो, आप अगर नियमों को तोड़ते हो तो आपको इनको तोड़ने पर कठिन दंड का प्रावधान नहीं होगा। लेकिन आप यदि आप कानूनों को तोड़ोगे, इफ वायोलेटेड यू विल बी पनिश्ड, तोड़ने पर दंड का प्रावधान होता है। तोड़ने पर क्या होता है, तो तोड़ने पर याद रखना भी इनको दंड का प्रावधान होता है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो नियम का उदाहरण है। भारतीय संविधान में अगर हम देखें, ये तो हमने आपको एक कहने वाली भाषा में बता दिया कि नियम और कानून का मतलब क्या है। संविधान में कहां का इसका उल्लेख किया गया है, तो मौलिक कर्तव्य जो याद रखना वो नियम का हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य नियम का हो जाएगा और मूल अधिकार जो याद रखना वो कानून का उदाहरण हो जाएगा। अगर आपके मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर भारतीय संविधान के में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। भाग 4A के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ा
जोड़ आ गया, तो ये मूल कर्तव्य है जो नागरिकों से उम्मीद की जाती है कि वो इस तरीके से काम करें। अगर नहीं करते हैं तो नॉर्मल केस में उठा करके ऐसा नहीं है कि आपको जेल में डाल दिया जाता है, याद रखना। लेकिन मूल अधिकारों को अगर हनन होगा, चाहे वो व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो, चाहे सरकार आपके हनन करे, चाहे सरकार के द्वारा हनन किया जा रहा है, तो आप भी दंड के दायरे में आएंगे और सामने वाला भी दंड के दायरे में आएगा, याद रखना भी है। इसलिए तो कहा गया, जैसे भारतीय संविधान में आपको पता होगा एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हो। क्या? 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हो। 5 प्रकार की रिट दायर आप वहां पे कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत। और आपको पता है कि अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत आप क्या कर सकते हो, आप हाई कोर्ट में जाकर के भी 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हो। यानी ये किसके लिए? ये आपके भी मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप इस तरीके से अपने अधिकारों के लिए आप कोर्ट जा सकते हो, आप कानून का सहारा ले सकते हो। इसलिए अनुच्छेद 32 को याद रखना। भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो भीमराव अंबेडकर जी जो हैं उनको याद रखना भैया, उन्होंने ही इस अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। ये सवाल आपके पेपर में बन सकता है। भारतीय संविधान की आत्मा कहा, साउल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो साउल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो साउल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा, साउल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भारतीय संविधान की अंतरात्मा या आत्मा का अनुच्छेद 32 को किसके द्वारा कहा गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया और इन्हीं को भारतीय संविधान का जनक भी मानते हैं। भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक इनको कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात आप यहां पे समझ गए। तो हमने कहा कि ये संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है। संविधान, विधान, सम का अर्थ होता है समान और विधान का अर्थ क्या होता है? नियम अथवा कानून। इस बात को याद रखना भैया, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बात करेंगे भैया। समझ में आ गया भैया? अच्छी बात। नेक्स्ट चलेंगे, याद रखना। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब जैसे हमने कहा यहां पे थोड़ा आपको समझना है, जैसे हमने कहा कि अभी सारी चीजें किससे? संविधान से होती हैं। लेकिन अगर हम ये देखें, जरा आप एंशिएंट टाइम में चलिए, प्राचीन काल में चलिए, पुराने समय पर आप जाओगे, तब वहां पर भी तो एक व्यवस्था होती थी। तो उस व्यवस्था को हम क्या कहते थे? उस व्यवस्था को हम कहते थे राजतंत्र कहते थे। उसको हम क्या कहते थे भैया? मोनार्की कहते थे। और मोनार्की में क्या होता था, ध्यान रखना भैया। राजतंत्र के बारे में क्या कहा जाता है? जो राजतंत्र यानी राजा का तंत्र, यानी वहां पर राजा का शासन होता था, वहां पर राजा का शासन होता था। और अगर राजा का शासन होता था और राजा का शासन में राजा ने कह दिया तो वही बात मानी जाएगी। तो लेकिन राजा ने जो कह दिया वो बात कितनी सत्य है, कितनी असत्य है, उसके कितने मायने हैं, वो सारी चीजें कहां से ली जाती थी? वो सारी चीजें वेद, पुराण, स्मृतियों से ली जाती थी भैया, है ना। राजा पूछता था कि भैया जो वहां पे जो धार्मिक महामंत्री होता है, धर्म का महामंत्री, उनसे पूछा जाता था कि इस चीज के लिए हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में इस चीज के लिए किस चीज का उल्लेख है। तो वो जो होता था डायरेक्ट, उसको हम क्या कहते थे? प्रीस्ट कहते थे। क्या कहते थे? प्रीस्ट कहते थे। पुरोहित होता था, पुरोहित इसको क्या करता था? व्याख्या करता था उस चीज के बारे में, उस चीज को एक्सप्लेन करता था कि शास्त्रों में हमारे इस चीज के लिए बताया गया। जैसे एक महाकाव्य है हमारा रामायण, तो रामायण महाकाव्य में आपने बताया कि जब रामायण में अंतिम रामायण का जो भाग है उसमें जब भगवान श्री राम से मिलने के लिए यमराज आते हैं, तो यमराज की एक शर्त होती है कि हमें और आपको बात करते वक्त अगर उस वक्त कोई व्यक्ति देख ले तो आप उसको मृत्यु दंड दे दोगे। और उस वक्त में महर्षि दुर्वासा पधारते हैं वहां पर अयोध्या में। महर्षि दुर्वासा के बारे में कहते हैं कि बहुत क्रोधी ऋषि होते हैं, अगर उन्होंने श्राप दे दिया तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। तो महर्षि दुर्वासा से लक्ष्मण कहते हैं कि प्रभु आप बैठिए, मैं दशरथ नंदन लक्ष्मण आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। वो कहते हैं कि हमें श्री राम से मिलना है। तो वो कहते हैं कि श्री राम तो एक बहुत जरूरी काम से मीटिंग में, आप तनिक विलंब में कर लीजिए। तो वो कहते हैं मूर्ख लक्ष्मण, तो हमको महर्षि दुर्वासा को विलंब करने के लिए कहता है, और अगर मुझे क्रोध आ गया तो मैं श्राप दे दूंगा। तो वो हाथ जोड़ते हैं कि प्रभु आप श्राप ना दीजिए, मैं श्री राम जी को आपका आने का शुभ समाचार प्रदान करता हूं। तो लक्ष्मण जी सोचते हैं कि अगर मैं वहां पे गया तो भगवान मुझे मृत्युदंड दे देंगे, और अगर मैं यहां पे रुका रहा तो महर्षि दुर्वासा श्राप देकर के पूरी अयोध्या को भस्म कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे एक व्यक्ति के त्याग से अयोध्या नगरी बच सकती है तो ज्यादा बड़ी है। तो वो वहां पे जाते हैं, फिर भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण जी अब तुमको पता था कि भाई और इस तरीके से मैं मृत्युदंड दूंगा, मैं वचन दे चुका था।
तो बाद में फिर राज दरबार होता है, राम पूछते हैं, भगवान श्री राम धार्मिक महामंत्री से, गुरु से पूछते हैं कि इसका क्या विधान है शास्त्रों में। तो कहा जाता है कि अगर प्रिय व्यक्ति है उसको मृत्युदंड के बराबर ही दंड है कि उसको अगर देश निकाला दे दिया जाए, खुद से अगर उसको अलग कर दिया जाए तो वो भी मृत्युदंड के बराबर है। तो वो सारी चीजें किसके आधार पर चलती है? हमारे शास्त्रों के आधार पर चलती है, ये पुराने समय में, और शास्त्रों के आधार पर चलती है हमारे में। तो ये भी क्या था उस समय, एक संवैधानिक प्रक्रिया थी। फिर आ गया हमारा मीडिएवल पीरियड आ गया, फिर हमारा मध्यकाल आ गया। मध्यकाल में क्या आ गई? सल्तनत काल आ गई, बादशाहत आ गई, याद रखना। और जब सल्तनत काल आ गई, बादशाहत काल आ गई, तो यहां पर भी अब जो जितनी भी संवैधानिक व्यवस्था किसके सारे चल रही है? शरीयत के सारे चल रही है। इस्लामिक कानून जिसको हम कहते हैं, इस्लामिक जो कानून है, याद रखना, इस्लामिक नियम है, इस्लामिक कानून है, वो शरीयत कुरान या हदीस के हिसाब से चल रही है। उस कुरान या हदीस की व्याख्या कौन करेगा? काजी या मुफ्ती उसकी क्या करेगा? व्याख्या करेगा, और उसके आधार पर शासन व्यवस्था चलेगी। अब आगे हमारा वर्तमान का आधुनिक काल आ गया। तो आधुनिक काल में क्या आ गया? आधुनिक काल में हमारा लोकतंत्र आ गया, आधुनिक काल में हमारा डेमोक्रेसी आ गया। आधुनिक काल में हमारा डेमोक्रेसी आ गया, देखना। और डेमोक्रेसी किसके सारे चल रही है? तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे चल रही है, ये हमारे संविधान के सारे चल रही है। और संविधान की अंतिम व्याख्या का कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी, जुडिशरी करेगी। ध्यान रखना, कौन भैया? जुडिशरी जो है इसकी अंतिम व्याख्या करेगी। और ये सवाल पूछा गया है, ध्यान रखना, कि भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया, देखना, कि भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या, भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या किसके द्वारा की गई है? तो भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या जो करेगा वो सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायपालिका में भी सबसे ऊपर कौन होगा? ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन होगा भैया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, याद रखना, वो इसकी व्याख्या करेगा। समझ में आ गया भैया? बताइए कहां सर ये बात यहां पे समझ में आ गई? अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान के अंतरात्मा कहा गया। बिल्कुल सही है सर, आप बहुत अच्छा समझाते हैं, धन्यवाद माला पुष्कर जी, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, मैं बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। जितना मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं उतना अगर आप पढ़ लेंगे तो काम एकदम से हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बात करें, अच्छी बात है ध्यान रखना। तो संविधान का जो प्रक्रिया वो शुरुआत से चल रहा है, ऐसा नहीं कि संविधान केवल आज से शुरू हुआ है। संविधान तो बहुत पहले से था, बस उसके अलग अलग तरीके से चीजें थी। राजा या रानी का जो व्यवस्था है वो उस तरीके से व्यवस्था आपको पता है। जैसे एक मूवी आई थी अमरिंदर बाहुबली वाली जो मूवी थी, और उस मूवी का क्या नाम था, जो कटप्पा वाली जो मूवी है जिसका नाम याद नहीं आ रहा, तो उसमें जो माहेश्मती के बारे में बताया गया, उज्जैन माहेश्मती के बारे में बताया गया है। और उसमें जो रानी होती है वो कहती ना कि मेरा वचन है शासन, है ना, तो वो उसके आधार पे वहीं से लिया गया, ध्यान रखना, वो है ना, उस मूवी के जो डायरेक्टर राजा मौली जी, उन्होंने वहां से लिया गया है ना, मेरा वचन है शासन में, और वो उसके बारे में बताया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। ठीक है, अच्छी बात। अब हम धीरे धीरे, देखो बहुत सिस्टमेटिक रूप से मैं आपको संविधान में आगे लेकर के चल रहा हूं, एक एक पॉइंट वाइज चीजें, ताकि आपको डिटेल में जानकारी हो। अब इससे रिलेटेड कुछ जरा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक और पढ़ना है कि संविधान का, एक तो संविधान विधान संविधान हो गया। संविधान के दो रूपों के बारे में बताया गया, एक राजनीतिक चिंतक हुए, याद रखना, एक पॉलिटिकल थिंकर हुए, याद रखना, एक पॉलिटिकल थिंकर हुए जिनका नाम है गार्नर महोदय। तो गार्नर महोदय ने संविधान के दो रूप बताए। गार्नर महोदय ने क्या बताए? तो गार्नर महोदय ने संविधान के दो रूप बताए, याद रखना। पहला बताया गया जिसको हम कहते हैं लिखित संविधान, इसको हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं भैया? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और एक दूसरा होता है, ध्यान रखना, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, अलिखित संविधान कहते हैं। तो महान राजनीतिक चिंतक गार्नर महोदय ने संविधान के दो रूप बताए, पहला बताया लिखित संविधान बताया, दूसरा आपका अलिखित संविधान बताया। लिखित संविधान का मतलब क्या होता है? ऐसा संविधान जो केवल लिखा हुआ है? नहीं, हालांकि यह भी बात सही है कि ऐसा संविधान जो लिखा हुआ है वो लिखित संविधान कहलाता है, लेकिन इसके कुछ और भी मायने ध्यान रखना। ऐसा संविधान जिस संविधान को लिखने के लिए प्रॉपर क्या बनी हुई है? प्रॉपर एक संविधान सभा का गठन किया गया हो, एक संविधान सभा का गठन किया गया हो। उस संविधान को बनाने के लिए बैठकें हुई हो, ध्यान रखना भैया। उन बैठकों में बहुत सारे निर्णय लिए गए हो, ध्यान रखना भैया। और एक प्रॉपर एक व्यवस्था के तहत, एक समय के तहत उसका निर्माण हुआ हो, उस संविधान को हम क्या कहेंगे? लिखित संविधान कहेंगे। ये थोड़ी
और अच्छी परिभाषा हो सकती है, इससे भी और बेहतर परिभाषा हो सकती है, लेकिन सामान्य परिभाषा के तौर पर हम ये कह सकते हैं एक ऐसा संविधान जिस संविधान के बनने के लिए बहुत सारी संविधान सभा का गठन किया गया हो, बहुत सारे लेख लिखे गए हो, बहुत सारी बहस हुई हो, चर्चा हुई हो, ध्यान रखना। तो ऐसे संविधान को हम लोग लिखित संविधान कहते हैं। अलिखित संविधान का मतलब क्या है, ध्यान रखना, ऐसा संविधान जिसके अधिकांश लेख जो हैं अलिखित हैं, लिखित रूप में नहीं है, ध्यान रखना भैया। और ऐसा संविधान किस पर भैया, ऐसा संविधान जो परंपराओं पर आधारित है, ऐसा संविधान जो परंपराओं पर आधारित है, और ऐसा संविधान जिसके अधिकांश प्रावधान कैसे भैया, अधिकांश जो उसके जो प्रोविजन है वो कैसे भैया, अधिकांश प्रोविजन उसके अलिखित हैं, तो ऐसे संविधान को हम लोग अलिखित संविधान कहेंगे। तो गार्नर महोदय के थिंकर्स हुए। जब आप संविधान पढ़ते हो तो मैंने कहा ना, छोटी परीक्षाओं में इनके शब्दों की व्याख्या करना उतना बाल में से खाल निकालने बराबर हो जाता है, उसकी जरूरत नहीं है। जब हम हायर लेवल पर जाते हैं, जब हम विद्यालय लेवल पे पढ़ते हैं, प्रवक्ता लेवल पे जाके पढ़ते हैं, तो वहां पे जब आप पढ़ते हो तो वहां पे भी संविधान या राज्य व्यवस्था विषय नहीं होता है, वहां पे पॉलिटिकल साइंस विषय होता है, जिसको हम लोग राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। और राजनीतिक विज्ञान जब कहते हैं तो वहां पे इनकी अलग अलग तरीके से व्याख्या की जाती है, याद रखना भी, ठीक है। तो वहां पे फिर इसको डिटेल में ज्यादा पढ़ा जाता है। तो वहां पर जब आप राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हो तो वहां पे बहुत सारे थिंकर्स के बारे में पढ़ना होता है, फिर वहां पे इंडियन थिंकर्स के बारे में पढ़ना होता है, भारतीय विचारकों के बारे में पढ़ना होता है, वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में पढ़ना होता है, पश्चिम के विचारकों के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। चलिए, तो लिखित संविधान और लिखित संविधान होता है, याद रखना भी, ठीक है। दूसरी बात याद रखना कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन सा है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन सा है, याद रखना भैया। अगर हम बात करेंगे कि वर्ल्ड में ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वर्ल्ड में ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन था, तो ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा यूएसए का संविधान, अमेरिका का संविधान। पूरी दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान जो बना है वो किसका बना है, याद रखना, वो अमेरिका का संविधान बना है पूरी दुनिया में सबसे पहले। अमेरिका का संविधान 17 सितंबर 1787 को फिलाडेल्फिया सम्मेलन अमेरिका में हुआ था, याद रखना। अब्राहम लिंकन जब थे तो उनके समय से शुरू हुआ, तो 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद लिखा गया और 21 जून 1788 को लागू हो गया। ये दो तिथि याद रख लीजिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमने कहा कि अमेरिका का संविधान 17 सितंबर 1787 को फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद हुआ है। क्या भैया, फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद संविधान को लिखा गया है और इसको लागू कर किया गया, याद रखना। तो 21 जून 1788 को इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, याद रखना भैया, ठीक है। अच्छी बात। दूसरी बात, अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है, याद रखना। लिखित संविधान तो है, अमेरिका का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है, लेकिन साथ के साथ कैसा हो जाएगा, दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है, याद रखना भैया। स्मॉलेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, सबसे छोटा लिखित संविधान हो जाएगा अमेरिका का संविधान। यहां पे अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो यहां पे अनुच्छेदों की संख्या हो जाएगी 7। अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, तो अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहां पे 7 अनुच्छेदों की संख्या हो जाएगी। बोलो क्लियर है, एक बार यस सर कमेंट कर दो कि हाँ सर ये बात एकदम से क्लियर है, फिर हम आगे चलेंगे, ध्यान रखना भैया, ठीक है। बताइए, ये बात यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत, अच्छी बात, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में कि यूरोप में सबसे पुराना लिखित संविधान कहां का है, तो यूरोप में सबसे पुराना लिखित संविधान नीदरलैंड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, नीदरलैंड का। ये एक्स्ट्रा फैक्ट हो जाएगा, यूरोप में सबसे पुराना लिखित संविधान किसका हो जाएगा, नीदरलैंड का हो जाएगा। इस बात को याद रखना भैया, ठीक है। दूसरी बात, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, पूरी दुनिया का। सोच के देखो, हमने कहा कि सबसे पहला लिखित संविधान, तो सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका के संविधान है, लेकिन वो सबसे छोटा लिखित संविधान है। अगर हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान की, तो वो हो जाएगा भारत का संविधान। तो वर्ल्ड बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, ध्यान रखना। तो वर्ल्ड बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, भारत का। और साथ ही साथ भारत का संविधान और भारत जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, ध्यान रखना भैया। बिगेस्ट डेमोक्रेसी भी है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी भी हमारे यहां पे, याद रखना भैया। और हमारे यहां पे क्या भैया, बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे यहां पे।
बात समझ में आ रही है? तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, याद रखना भी है। जो सबसे बड़ा क्या है? लोकतंत्र भी है। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं और 395 अनुच्छेद हैं, याद रखना भैया। ये एक्चुअल पॉइंट है, इसको लेकर के विवाद कहते हैं कि नहीं सर 22 नहीं है सर 25 भाग हो गए। ठीक है, क्या मेरी वीडियो अगर आपको विजिबल हो रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, राइट। तो हमने कहा कि 22 की जगह 25 हो गए या 395 की जगह 450 अनुच्छेद हो गए, वो नहीं। संशोधित अनुच्छेदों के बारे में अगर कहेंगे तब तो ये हो जाएगा, याद रखना भैया। लेकिन मुख्य अनुच्छेदों के तौर पर 395 हो जाएंगे, याद रखना भैया। ठीक है, अच्छी बात। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोगों का शासन। आगे भी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लोकतंत्र के बारे में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा होता है। इस बात को ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे छोटा लोकतंत्र कौन सा? नॉर्वे देश का है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत हो जाएगा। लेकिन दुनिया का सबसे छोटा लोकतंत्र कौन सा हो जाएगा? नॉर्वे देश का हो जाएगा। नॉर्वे देश ओशनिया महाद्वीप का एक देश है, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी? यारेन। ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपके लिए ऐड कर दिया। इसकी राजधानी क्या भैया? इसकी राजधानी हो जाएगी यारेन। बहुत अच्छे में आपको फैक्चुअल नॉलेज भी आपको मैं अच्छी खासी दे रहा हूं, ध्यान रखना। फैक्चुअल नॉलेज भी आपको बढ़िया हो रही है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी आपको पता चलेगी। तो क्रमिक रूप से आप पढ़ना होगा, क्रमिक रूप से चीजों को आपको समझना पड़ेगा, राइट। अच्छी बात, आगे चलेंगे। ये बात हो जाएगी यहां पे, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। अब कुछ बहुत नई जानकारी मैं आपको और बता दूं, जिसमें लेकर के अक्सर करके आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। वो है, ध्यान रखना कि देखो, सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का, सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। ठीक है, लेकिन अब यहीं पर एक प्रश्न आ जाता है, सबसे बड़ा अलिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान कौन सा है? वो ब्रिटेन देश का हो जाएगा, ध्यान रखना। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान कौन सा है? वो ब्रिटेन देश का हो जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान ब्रिटेन देश का हो जाएगा, याद रखना भी है। ठीक है, ब्रिटेन की राजधानी क्या है? तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। इंपोर्टेंट बात क्या ध्यान रखना, ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करिए। आपने कई बार आपने ब्रिटेन शब्द सुना होगा, बोलो हाँ कि ना, कमेंट जरूर करना अगर आपने सुना है कि नहीं सुना है। और कई बार आपने ग्रेट ब्रिटेन शब्द भी सुना होगा, और कई बार आपने यूनाइटेड किंगडम शब्द सुना होगा। बोलो हाँ, क्लियर एंड क्लियर है, बताओ। आपने ब्रिटेन शब्द भी सुना होगा, आपने ग्रेट ब्रिटेन शब्द भी सुना होगा, आपने यूनाइटेड किंगडम शब्द भी सुना होगा। तीनों शब्द सुने हैं, लेकिन तीनों में अंतर कभी नहीं जान पाओगे, मुझे लगता है नहीं जानते होंगे आप लोग। आपको लगता होगा तीनों एक ही है, हालांकि तीनों नाम एक ही है, लेकिन अंतर अलग अलग है, ध्यान रखना। इंग्लैंड जो है, ध्यान रखना, इंग्लैंड के पास में, इंग्लैंड जो देश है उसके पास में एक छोटा सा देश है वेल्स। छोटा सा देश क्या है? वेल्स। जब इंग्लैंड स्वतंत्र है, इंग्लैंड को ध्यान रखना हम लोग ब्रिटेन कहेंगे, तो इंग्लैंड जो है याद रखना भैया स्वतंत्र है, और इंग्लैंड के पास में एक देश है वेल्स। इन दोनों को जब संयुक्त रूप से मिलाया जाता है तब बनता है ब्रिटेन, याद रखना भैया। तब क्या बनता है? ब्रिटेन। यानी इंग्लैंड और वेल्स को आपस में मिला दिया जाएगा, तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा ब्रिटेन, हो जाएगा, याद रखना। साथ के इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, अगर इन तीनों को मिला दिया जाएगा, इन तीनों को आपस में मिला दिया जाएगा, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, अगर इन तीनों को आपस में मिला दिया जाएगा तब इसको हम क्या कहेंगे? तब इसको हम लोग ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? याद रखना, तब इसको हम लोग ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे, याद रखना। क्या कहेंगे? ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे। और अगर हम बात करेंगे इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, अगर इनको चारों को अगर मिला देंगे, इन चारों को अगर मिला देंगे, तो ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी? इसको हम यूनाइटेड किंगडम कहेंगे। ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी? इसको हम लोग यूनाइटेड किंगडम कहेंगे, याद रखना भैया। तो इंग्लैंड, वेल्स को अगर मिला देंगे तो ब्रिटेन हो जाएगा। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड देश को मिला देंगे तो ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड देश को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। समझ में आया? बोलिए। ये आपके लिए बिल्कुल नया पॉइंट हो सकता है। ये आपके लिए बिल्कुल क्या हो सकता है भैया? ये आपके लिए बिल्कुल नया पॉइंट हो सकता है समझने के लिए। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे, इनको लिख के अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे, याद रखना कि भारत का संविधान जो है, संवैधानिक विकास है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था। याद रखना, दो सवाल अलग अलग पूछे जाते हैं टेट लेवल की परीक्षाओं में और वनडे लेवल की परीक्षाओं में कि भारत का संविधान कब बन करके तैयार हुआ। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1900 को बनकर के तैयार हुआ। जबकि लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को, एक साल के बाद इसको लागू किया गया। एक साल मतलब अगले साल को इसको लागू कर दिया गया। दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई भारत का संविधान कब बनकर के तैयार हुआ। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया, याद रखना भी है, ठीक है, अच्छी बात। ये दो तथ्य तो आप यहां पे याद रख लीजिएगा। अब लेकिन हमने कहा कि ये जो भारत का जो संविधान बना, उसकी शुरुआत कैसे हो रही है, अब हम शुरुआत की तरफ आ रहे हैं, याद रखना भैया। एक्चुअली में समझना कि जब आप अगर देखोगे यहां पे, मैं थोड़ा सा अगर एक व्हाइट बोर्ड पे अगर एक मैं यहां पे आपको एक मानचित्र बना के दिखा दूं, थोड़ा सा वैसे एक अनुमानित रूप से मैं आपको समझा रहा हूं कुछ चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारा ये भारत है, यहां पर ऐसे हमने एक अनुमान ले लिया, ये भारत है हमारा। भारत के जब आप जाओगे इस भारत के अपने में, तो आप जाओगे भारत के यहां पे वेस्ट में, जब आप जाओगे तो यहां पर देश है हमारा लंदन, ये देश है हमारा लंदन। तो यहां पर ये लंदन देश है। तो भारत शुरुआत में कहते हैं ना कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, बिल्कुल सही है। संसाधनों की दृष्टि से भारत बहुत रिच था। तो विदेशों से सबसे पहले लंदन के व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए आए। कौन आए? ध्यान रखना, यहां से कुछ ट्रेडर्स आए, यहां से कुछ ट्रेडर्स आए, यहां से कुछ व्यापारी लोग आए। किसके लिए भैया? भारत में व्यापार करने के लिए आए, भारत में व्यापार करने के लिए आए। और अगर भारत में व्यापार करने के लिए अगर ये लोग आए, कहां से आए? लंदन से आए, है ना। कहां पे आए? इंडिया में आए, इंडिया। और ये इंडिया है, ये लंदन के यानी ब्रिटेन के किस डायरेक्शन में पड़ेगा? तो यहां पे पड़ेगा ईस्ट दिशा में पड़ेगा। कहां पे? ईस्ट दिशा में पड़ेगा। तो यहां से लंदन से जो लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए, उस कंपनी का नाम ही क्या पड़ेगा? वो कंपनी किसके लिए गई? ये ईस्ट में गई है। कौन से देश में? मुख्य रूप से इंडिया में गई, तो इसलिए उस कंपनी का नाम क्या पड़ेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या ये बात आपको पता थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कैसे पड़ा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम इसका इसलिए पड़ा कि भारत के, ये लंदन के, ब्रिटेन के जो ईस्ट में जो देश है भारत, वहां पे व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसलिए उसका नाम पड़ गया, याद रखना भी, ठीक है। तो यहां से ये परमिशन लेकर के आए थे सन 1600 के आसपास, और यहाँ पे 600 ईस्वी में। और यहाँ पे जो ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ टेलर प्रथम पूरा नाम है इसका, तो एलिजाबेथ टेलर प्रथम, तो इस महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम से अनुमति लेकर के आए कि भैया हमको ईस्ट में जो देश हैं, वहां पे ईस्ट के देश में हमको व्यापार करने की अनुमति दीजिए। और शुरुआत में ये 15 वर्षों के लिए, फिर बाद में 20 वर्षों के लिए, फिर इसी तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट जो लगातार बढ़ता चला रहा। अब ये जो कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए, इसके बारे में पूरा हिस्ट्री तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। धीरे धीरे जो ये कंपनी व्यापारिक कंपनी थी, ध्यान रखना, ये किसके लिए आई थी? टू ट्रेड, केवल किसके लिए थी? व्यापार करने के लिए आई। लेकिन ध्यान रखना भैया, धीरे धीरे यह कंपनी इमर्ज एज अ रीजनल पावर, एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में इमर्ज होने लगी। कैसे भैया? एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने लगी, क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने लगी। क्षेत्रीय शक्ति का मतलब क्या है? मान लेते हैं कि इसके जब ये भारत में जब ये आई, तो इनके ध्यान रखना भी 3 मुख्य केंद्र इन्होंने बनाई, जो बाद में आगे चल के 3 प्रेसिडेंसियां होती। ध्यान रखना भैया, यहां पे अगर आप देखोगे तो पहले तो ये प्रेसिडेंसी थी बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी थी। यहां पे एक आपकी पता है मद्रास प्रेसिडेंसी मुख्य रूप से थी, है ना। तो मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी मुख्य रूप से थी। तो यहां पे 3 प्रेसिडेंसी इन्होंने बनाई, उनके द्वारा ये शासन चलाने लगे। धीरे धीरे इनके पास में ज्यादा प्रॉफिट इनको होने लगा, ज्यादा इन्होंने जगह की मांग की, बहुत ज्यादा क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार कर लिया। कुछ राजा से अनुमति लेकर के कुछ क्षेत्रों को खरीद लिया, फिर वहां पे किले बनवाने लग गए, सेना अपनी रखने लग गए, है ना। उस तरीके से बड़े लेवल पर आ गए। और फिर इनका टकराव हुआ हमारे जो क्षेत्रीय शासक थे। पहले इनका टकराव किससे होता है? हमारे क्षेत्रीय शासकों से होता है।
और क्षेत्रीय शासकों का मतलब जो बंगाल के जो नवाब थे, बंगाल के नवाब थे, उनके साथ में इनका टकराव होता है। तो धीरे धीरे टकराव के चलते दो युद्ध होते हैं। पहला युद्ध होता है प्लासी का युद्ध और दूसरा युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। और उन युद्ध में अंग्रेज जो हैं इतने पावरफुल हो चुके थे क्योंकि उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, बंदूक था और इत्यादि चीजें थी। हमारे भारत के शासकों के पास उतनी चीजें नहीं थी और धीरे धीरे इन्होंने हमारे नवाब और हमारे उस वक्त के मुगल शासकों को पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद टेक्निकली अगर देखा जाए तो पूरे देश पर, यानी पूरे देश का मतलब क्या है, जो ब्रिटिश भारत वाला क्षेत्र है, जो ब्रिटिश भारत वाला क्षेत्र है, मतलब जितने क्षेत्र में ब्रिटिश का अधिकार था, उस ब्रिटिश भारत वाले क्षेत्र में हुकूमत किसकी चल रही है, अंग्रेजों की हुकूमत चल रही है। और टेक्निकली ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो उसी के अंडर में काम कर रहे हैं। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट में चल रही थी, ये बहुत ज्यादा फायदे में जब चल रही थी, और ये कंपनी आई कहां से थी, ये कंपनी आई थी लंदन से आई थी, ब्रिटेन से आई थी। तो वहां ब्रिटेन की महारानी ने, यानी जो ब्रिटेन की जो क्वीन थी उस वक्त, ब्रिटेन की जो क्वीन और जो ब्रिटेन के जो किंग है, यानी जो ब्रिटेन का जो पूरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठे हैं रखना वहां के, और वो पूरा का पूरा जो उनकी संसद है, वो सारे लोग मिलकर के फिर इन पे क्या लगाने लग जाते भैया, इन पे बहुत सारे एक्ट इनको लगाने लगे। याद रखना कि भाई आप ऐसे करोगे, आप ऐसे करोगे, आप ऐसे करोगे प्रॉपर तरीके से। और धीरे 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 एक समय ऐसा आता है कि सन 1857 की क्रांति जब खत्म होती है तो 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी टोटली डिसॉल्व, ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाता है। और भारत पर रूल किसका हो जाता है, तो भारत पर रूल जो होगा ब्रिटेन की महारानी को शासन हो जाता है। ध्यान रखना भैया। और ब्रिटेन की महारानी को उसका एम्प्रेस घोषित किया जाता है, साम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है। और भारत में ब्रिटेन की महारानी का रूल चलता है। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में इस चीज को अनाउंसमेंट किया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व कर दिया गया, ब्रिटेन की महारानी ही यहां पे रूल चलेंगी। और धीरे 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 ब्रिटेन की महारानी के रूल के चलते, और उससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी पे जो बहुत सारे एक्ट आए थे, उनके दौरान जितने भी नॉर्म्स बनते जा रहे, जितने भी रूल्स बनते जा रहे, वो रूल्स का कलेक्शन ही धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ रहा है भैया, रूल्स का कलेक्शन ही फॉर्म हो रहा है। ध्यान रखना भैया, फॉर्म हो रहा है किस तरीके से, अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको अपनी भाषा में समझाया, आप बहुत कुछ चीजों को समझ गए कि हाँ सर अनुपम सर ये सारी की सारी चीजें हैं, आप इनको समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से चीजों को आप समझिएगा। तो बस अब हमने यहां से वही बात कह दी हमने आपसे। हमने कहा कि 31 दिसंबर सन 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा कंपनी को भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई, याद रखना भैया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी, परंतु बाद में इसका उद्देश्य व्यापार की जगह प्रशासनिक हस्तक्षेप, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और राज्यों को जीतना हो गया। क्या हो गया भैया, और राज्यों को जीतना हो गया। वही बात मैंने आपको बताई थी, शुरुआत में ये क्या कर रही है भैया, तो शुरुआत में ये कंपनी जो याद रखना भैया क्या कर रही है, केवल रूल कर रही है, लेकिन बाद में इसका क्या होगा, राज्यों को जीतना हो गया। याद रखना भैया कि 1757 के प्लासी का युद्ध और 1764 के याद रखना भैया, क्या दिक्कत है भाई, एक मिनट, और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने लगी। कंपनी इमर्ज एज ए रीजनल पावर, एक रीजनल पावर के रूप में कंपनी उभरने लगी। इस बात को ध्यान रखना भी है। बात क्लियर है, समझ में आ गया, ये पॉइंट्स आपके समझ में आ गए। तो 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कंपनी को भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। और बाद में यह कंपनी व्यापार करने के लिए आई, और व्यापार करते करते इसका पॉलिटिकल इंटरफेयर बहुत ज्यादा हो गया। फिर उसने बहुत ज्यादा राज्यों को जीतने की शुरुआत कर दी, और धीरे धीरे सारी चीजें हो गई भारत में। बात क्लियर भैया। सर बहुत डर लग रहा है भाई, डर किस बात का है, और अच्छी बात है डर लग रहा है। तो ये जो व्यक्ति के अंदर का डर होता है ना, वो व्यक्ति को अधिक मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मैं हमेशा इस बारे में बात करता हूं, अगर आपके जीवन में आपको डर नहीं लग रहा है ना किसी भी चीज का, तो मतलब आप सफलता की तरफ नहीं जा रहे हो। मैं बहुत ऑनेस्टली इस बात को कह रहा हूं। अगर आपको जीवन में किसी न किसी, कहते ना लोग कि मुझे किसी चीज का डर नहीं है, अगर आपको किसी चीज का डर नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। डर होना जरूरी है, परेशानी जीवन होना जरूरी है। अगर परेशानी नहीं है तो कुछ नहीं है। हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी, डर होना। जो निश्चिंत हो गया, जो बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में चला गया, तो वहां पे फिर कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। राइट, चलो
आगे चलेंगे, ध्यान रखना। तो यहां पे थोड़ा बात करेंगे, हमने कहा कि प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ वो किसके बीच हुआ, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, और रॉबर्ट क्लाइव था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था, हालांकि ये इतिहास का पार्ट है, लेकिन हम पढ़ ही रहे हैं, भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लासी के युद्ध क्या, अब तक मेरी जगह कोई और टीचर होता ना, तो अब तक तो आपके सामने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लिखवा दिया होता, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भी सारी चीजों को पढ़ा भी दिया होता, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा चीजों को डिटेल में पढ़ाने में विश्वास रखता हूं, ताकि विद्यार्थी को कुछ नई जानकारी मिले और वो कुछ चीजों को समझे। तो प्लासी के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ, याद रखना। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे 1764 मोरा बक्सर का युद्ध, 1764 मोरा बक्सर का युद्ध याद रखना। तो बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह थे शाह आलम। मुगल बादशाह कौन थे, शाह आलम। और बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम। और अवध का नवाब कौन सा, सुजाउद्दौला। इन तीनों की संयुक्त सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पराजित कर दिया गया। हेक्टर मुनरो था यहाँ पे, तो उसके द्वारा इनको पराजित कर दिया गया। और उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, और इलाहाबाद की संधि के बाद मुगल बादशाह से बहुत ज्यादा फरमान वगैरह चीजों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिए। बंगाल का नवाब भी ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। कुल मिलाकर के उनका सारा कुछ जो है कि टेक ओवर वहां पे कर लिया। तो याद रखना, तो प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरी, इमर्ज एज ए रीजनल पावर, है ना, इमर्ज एज अ रीजनल पावर, एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में कंपनी यहां पे आई, याद रखना भी है। ठीक है, अच्छी बात है। कंपनी आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों के विरोध के चलते 1857 की क्रांति हुई। जो घटना यहां पे 1765 से शुरुआत हो रही है, 1764 से शुरुआत हो रही है, 1764 को 1857, लगभग 90 वर्षों में कंपनी ने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। यहां की जनता को टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया, बहुत ज्यादा राजस्व रेवेन्यू वसूला, और सारे पैसे को लेकर के उसने ब्रिटेन में अपने लिए एक आलीशान प्रॉफिटेबल चीजों को बनाया। लेकिन यहां की जनता एकदम परेशान हो गई उससे। और जो कंपनी की जो इकोनॉमिक एंड कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज के चलते 1857 की बाद में क्या होगी, ध्यान रखना भैया, क्रांति होगी, ध्यान रखना भैया। और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके भारत में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का शासन शुरू हो जाएगा। किसका शासन शुरू हो जाएगा, तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का यहां पे शासन शुरू हो जाएगा, याद रखना। अतः हम भारत के संविधान के विकास को, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को दो भागों में पढ़ते हैं। पहला जिसको हम कहते हैं कंपनी का शासन, यानी रूल ऑफ कंपनी, जो कंपनी का जो नियम चल रहे थे, ध्यान रखना, उसको अलग पढ़ेंगे। तो कंपनी का नियम कब तक चलेगा, 1857 तक चलेगा, है ना। और उसके बाद फिर हम चलेंगे ताज का शासन चलेंगे, ध्यान रखना भी, जिनको हम कहते हैं, याद रखना, क्वीन का जिसको हम कहेंगे रूल कहेंगे, ध्यान रखना, क्वीन रूल कहेंगे। जो कंपनी ताज का शासन चलेगा, महारानी का जो शासन चलेगा, ध्यान रखना भी है। ठीक है, चलिए सर, आप आसान भाषा में सिखाते हैं, धन्यवाद रोशन यादव जी, धन्यवाद मेरे भाई। बहुत सिंपल भाषा जी, अपनी भाषा है भाई, अपनी भाषा में आदमी जल्दी सीख जाता है। ज्यादा वैसी भाषा, क्लिष्ट भाषा का भी अच्छी बात नहीं है, राइट। तो मुझे लगता है कि अब आपको चीजें, एक बैकग्राउंड आपकी समझ में आ गया होगा, माथे में कुछ बैठ गया होगा कि हाँ जी सर, चीजों में कुछ कुछ क्या कहानी है, कैसे, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि भारत के संविधान के विकास को दो श्रेणियों में पढ़ेंगे, कंपनी का शासन और ताज का शासन। कंपनी की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों के विरोध के चलते 1857 की क्रांति हुई। अब वो सारी चीजें यहां पर हैं, ठीक है। अब हम आएंगे कंपनी के ऊपर कि कंपनी अब शासन कैसे चला रही है। तो इससे पहले आप समझ गए कि भाई ये कंपनी कैसे आई, कंपनी कैसे व्यापार कर रही है, वो सारी चीजें कैसे हुई, ये बात आप यहां पे समझ गए, ध्यान रखना। तो कंपनी के बारे में बात करेंगे, जिसको हमने आम भाषा में कहा ईस्ट इंडिया कंपनी। उस ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम है द गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। यानी जो ईस्ट इंडीज में, जो ईस्ट इंडिया की तरफ जो भेजे गए हैं व्यापार करने के लिए, जो कंपनी आई उसका नाम है द गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। इस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड थी, ये कंपनी का वास्तविक नाम था, ये कंपनी का वास्तविक नाम था, ध्यान रखना, ठीक है। इस कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को हुई थी और इसके दो संस्थापक थे, एक का नाम था जॉन वॉट्स, एक का नाम था जॉर्ज व्हाइट।
तो इस कंपनी के दो संस्थापक थे, जॉन वॉट्स और जॉर्ज व्हाइट। जॉन वॉट्स और जॉर्ज व्हाइट इस कंपनी के दो संस्थापक थे। द गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के दो संस्थापक थे, जॉन वॉट्स और जॉर्ज व्हाइट, और इनके द्वारा इस कंपनी को रजिस्टर किया गया। और इसी कंपनी ने 31 दिसंबर सन 1600 को महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम से अनुमति ली कि हमको भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति ऑफिशियली दी जाए। याद रखना ये, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करेंगे, याद रखना, सन 1599 में प्रथम अंग्रेज व्यापारी जॉन मिल्डन हॉल भारत आया था। यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, आपसे अगर पूछा जाए कि प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था जो भारत आया, याद रखना, तो प्रथम अंग्रेज व्यापारी भारत आया था जॉन मिल्डन हॉल आया था 1599। और भी लोग पहले आए थे, लेकिन व्यापारिक उद्देश्य को देखते हुए सबसे पहले कोई आया था तो उसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। तो 1599 में प्रथम अंग्रेज व्यापारी जॉन मिल्डन हॉल भारत आया, जॉन मिल्डन हॉल भारत आया, याद रखना भी, ठीक है। 31 दिसंबर सन 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर जारी करके कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी, है ना। उन्होंने परमिशन दे दी टू ट्रेड विद ईस्ट इंडीज कंट्री फॉर 15 ईयर्स, नेक्स्ट 15 ईयर्स, 15 वर्षों के लिए जारी कर दिया। एक अनुबंध, एक लेटर, एक एग्रीमेंट बना दिया कि आप ऑफिशियली ब्रिटेन सरकार के द्वारा, है ना, ब्रिटेन सरकार के द्वारा अनुमति प्राप्त करके कि ये कंपनी हमारे देश में इस तरीके से रजिस्टर है, प्रॉपर तरीके से हमने आपको अनुमति दिया कि आप वहां पे जाकर के व्यापार करेंगे, ठीक है भैया। चलिए, क्लियर है। तो शुरुआत में सवाल कभी पूछा जा सकता है कि शुरुआत में ये एग्रीमेंट कितने समय के लिए हुआ था, तो शुरुआत में एग्रीमेंट 15 वर्षों के लिए हुआ था। शुरुआत में एग्रीमेंट कितने समय के लिए हुआ था, तो शुरुआत में एग्रीमेंट 15 वर्षों के लिए हुआ था, याद रखना भी, ठीक है। चलिए, मिया पांडे जी, नमस्ते जी, स्वागत है आपका, ठीक है। आगे बात करेंगे। अब थोड़ा सा पहले बात को समझिए कि ये जो कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना क्या है। तो ध्यान रखना, इसमें दो व्यक्ति बैठे हैं। एक तो स्वत्वधारी मंडल के व्यक्ति, जिनको हम कहते हैं प्रोपराइटरी बोर्ड्स। प्रोपराइटरी बोर्ड्स का मतलब क्या है, जो मालिक हैं, जो मालिकों का समूह है, जो ग्रुप है, ध्यान रखना भैया। तो कंपनी के मालिकों का समूह था जिसको हम लोग स्वत्वधारी मंडल कहते हैं, प्रॉपर्टी बोर्ड कहते हैं। भाई कोई कंपनी होते हैं ना, कुछ कंपनी के होते हैं ना, संस्थापक होते हैं, किसी कंपनी के नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, तो उसके बारे में बताया गया स्वत्वधारी मंडल में। तो कंपनी के मालिकों का समूह जो 25 सदस्यों का निदेशक मंडल चुना करता था। द ग्रुप ऑफ कंपनी ऑनर्स हु इलेक्टेड 25 मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चयन किया जाता था। 25 सदस्यों के एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चयन किया जाता था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शासन चलाएंगे, ध्यान रखना। उसको हम क्या कहते थे, उसको निदेशक मंडल कहते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक तो गवर्नर होता था, राज्यपाल कह लीजिए हिंदी में, एक उपराज्यपाल होता था, एक गवर्नर दूसरा टाइप का, और 24 उसके सदस्य होते थे। कौन होते थे भैया, 24 उसके सदस्य होते थे, 24 सदस्य होते थे। और एक ऑफिशियली एक राज्यपाल होता था, एक उनके साथ में एक सेक्रेटरी टाइप का और होता था, इस तरीके से। तो मतलब ये उतनी टेक्निकली चीजें नहीं है कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होकर नहीं डायरेक्ट पेपर में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। समझने मात्र के लिए कि हाँ ऐसी चीजें भी हैं। स्वत्वधारी मंडल और निदेशक मंडल भी था उस कंपनी की संरचना में, याद रखना, ठीक है, अच्छी बात। याद रखना कि 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। और यह ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के भारत आया था, एम्बेसडर बन के आया था। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत कब आया, तो कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आया था, याद रखना, 1609 में आया था। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आया था। किसके लिए आया था, कुछ व्यापारिक अनुमतियां मिल जाए, कुछ व्यापारिक और भी काम थे उसके, लेकिन कुछ व्यापारिक अनुमति मिल जाए। जो कंपनी यहां पे काम कर रही है उस कंपनी के लिए यहां पे कुछ व्यापारिक अनुमति टाइप की मिल जाए, उसके लिए यहां पर आया था। और जिन चीजों में कुछ कुछ सफल भी हो गया था, ठीक है, आपको याद रखना है। प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन आया, तो प्रथम अंग्रेज व्यापारी जॉन मिल्डन हॉल आया, याद रखना। लेकिन बाद में कौन आया, तो 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आ गया है। 1611 में अंग्रेजों ने अपनी अस्थायी फैक्ट्री, टेम्पररी वेयर हाउस, ध्यान रखना भैया, इनका जो टेम्पररी वेयर हाउस है वो कहां पे है, तो वो मसूलीपट्टनम में स्थापित हुआ। कहां पे, मसूलीपट्टनम में स्थापित हुआ है। और 1613 में सूरत में स्थायी फैक्ट्री बनाई, परमानेंट वेयर हाउस। तो ये सवाल आपसे ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो जाता है भैया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के द्वारा प्रथम स्थायी फैक्ट्री कहां पे बनाएगी, प्रथम अस्थायी फैक्ट्री कहां पे बनाएगी भैया, बताओ।
ठीक है भैया। चलिए, तो प्रथम स्थायी फैक्ट्री और प्रथम अस्थायी फैक्ट्री कहां पे बनाएगी भैया, ये बात ध्यान रखना भैया, ठीक है। मसूलीपट्टनम में और सूरत में, दोनों चीजें आपको याद। तो अंग्रेजों ने अपनी अस्थायी फैक्ट्री कहां पे बनाई, मसूलीपट्टनम पे बनाई, और 1613 में सूरत में क्या बनाई, स्थायी फैक्ट्री बनाई, याद रखना भैया। 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। मैंने आपको बताया था कि जब अवध के नवाब सुजाउद्दौला बंगाल के नवाब और स्वयं मुगल बादशाह को जब पराजित कर दिया हेक्टर मुनरो के द्वारा, तो जब 1765 में जब इलाहाबाद की संधि होती है तो कहा कि बंगाल के नवाब खुद बन गए कि अब हम बंगाल को सारी चीजों को करेंगे। तो उस वक्त बंगाल में क्या लग गया था, दायर की, यानी बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना। और बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में द्वैध शासन का जनक भी माना जाता है, याद रखना भैया। अब द्वैध शासन का मतलब क्या, द्वैध मतलब ड्यूअल, यानी दो चीजें हो जाएंगी, ध्यान रखना। दो चीजों का मतलब क्या है कि द्वैध शासन में एक कर तो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होगा, एक कर ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होगा, और दूसरा कर लोकल रूलर्स को भी देना होगा, और जिसका 81% भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था, ध्यान रखना। माने ऐसे समझो, ध्यान रखना भैया, अगर मैं इसको एक चित्र के माध्यम से माना या यहां पे अगर मैं बताऊं, ध्यान रखना भैया, तो हमने कहा कि अगर ये पॉपुलेशन है यहाँ की, हमारी क्या ये जनता है, पॉपुलेशन है यहाँ पे बंगाल की जनता, ये तो ये जो बंगाल की जनता है, ये बंगाल की जनता अगर टैक्स देगी तो बंगाल की जनता एक टैक्स तो किसको देगी, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक जनता एक टैक्स देगी, ध्यान रखना। ये क्या हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को जहां की जनता का पहला कर हो जाएगा। दूसरा कर यहां से जाएगा उनके नवाब को जाएगा, किसको जाएगा, उनके नवाब को जाएगा, जो वहां का जो लोकल रूलर होगा, लोकल रूलर्स होगा, उसके पास जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा कर हो जाएगा। ये सब आम भाषा में पढ़ा रहा हूं, आम भाषा में समझिए, मतलब सिंपल सी भाषा में। अर्थ बहुत सारे होते हैं चीजों के, है ना, बहुत सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं, मैं सिंपल अर्थ के बारे में बता रहा हूं। तो पहला कर और दूसरा कर ध्यान रखना भी, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, जो नवाब को आप टैक्स दे रहे हो, नवाब अपने 100% रेवेन्यू में से, मान लो नवाब को आपने 100% जो रेवेन्यू दिया, उस 100% में से 81% नवाब किसको देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी देगा। माने फायदे में कौन ही कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉपर फायदे में, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या भैया, प्रॉपर फायदे में, ध्यान रखना भैया। शुरुआत कब से हुई, 1765 के बाद। 66, 67, 68, 69 और 70 और 71 और 72, ये जो 1770 का दौरा है, ये जो 1770 का दौरा है, 1 2 3 4 5 6 सालों के अंदर, 6 सालों के अंदर 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। बंगाल में क्या हुआ है देखना भैया, भयंकर अकाल पड़ा। लगभग बंगाल की 1/3 आबादी वाइप आउट हो गई, मारे गए, 1/3 आबादी खत्म हो गई। बंगाल की 1/3 आबादी खत्म, ध्यान रखना। आम बातों के 1 करोड़ लोगों की मौत होगी, 1 करोड़ लोगों की मौत, 1 करोड़ लोगों की मौत होगी, ध्यान रखना भैया। क्यों, क्योंकि अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट पड़ी है, एग्रीकल्चर सिस्टम बिल्कुल चौपट पड़ा है। अंग्रेजों को टैक्स चाहिए, लोकल रूलर को टैक्स चाहिए, लोकल रूलर से ही पैसा किसके पास जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जा रहा है। और यहाँ पे खेती बाड़ी सब चौपट बिल्कुल पड़ी है। पैसा तो जो व्यक्ति खेती कर सकता है वो मजबूरी में कर रहा है, जो नहीं कर सकता उसकी खेती बाड़ी जमींदार के पास चलेगी, लैंड ओनर्स के पास चलेगी, महाजन के पास चलेगी, कुछ मर गए, कुछ छोड़ के चले गए। तो इस समय पर आते आते बंगाल में जो एग्रीकल्चर वाला, बंगाल में जो फार्मिंग का जो सिस्टम है, बंगाल में जो फार्मिंग की व्यवस्था है, वो फार्मिंग की व्यवस्था बिल्कुल क्या होगी, ध्यान रखना भैया, चौपट होगी, ध्यान रखना भैया। और जब चौपट हो जाएगी तो उसके बाद ही फिर अब धीरे धीरे कंपनी पर, फिर अब ये कंपनी इतने प्रॉफिट होती जा रही है। कंपनी ने भारत में 2 युद्ध लड़ लिए, और 2 युद्ध लड़ने के बाद में उसने और जो है कि मुगल बादशाह को ही पराजित कर दिया, शाह आलम द्वितीय को ही पराजित कर दिया। और जब उनको पराजित कर दिया तो जब ये बात अब उधर भी ब्रिटेन की महारानी तक भी ये बात पहुंच रही है, ध्यान रखना। तो वहां भी जब ये बात पहुंच रही है तो भी धीरे धीरे इस पर क्या लगाई जाएंगी, ये इन पे नियम लगाई जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो दूसरा कर लोकल रूलर्स को भी देना होता था, जिसका 81% भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था। द्वैध शासन में 1 कर ईस्ट इंडिया कंपनी को लगाता। तो बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसको मानते हैं, सीधा सवाल पूछा सकता है। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में द्वैध शासन का जनक मानते हैं, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में द्वैध शासन का जनक मानते हैं, इस बात को याद रखना भैया, ठीक है। चलिए भैया, तो अब बस यहां से शुरुआत हो रहा है हमारे एक्ट को लेकर के कि जब बंगाल में अकाल पड़ गया, बंगाल में अकाल पड़ गया तो सबसे पहले 1773 में ब्रिटेन की महारानी के द्वारा एक एक्ट भेजा गया इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। क्या करने के लिए, इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है।
घर में रेगुलेटर होता है ना, गैस का रेगुलेटर, कम भर्ती करने के लिए, तो उसको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट भेजा, याद रखना भी है, ठीक है। चलिए, नेहा वर्मा करिए, आपकी क्लास सुपर होती है सर जी, थैंक यू नेहा जी। रीता उमर करिए, सर आप जैसे टीचर पहले नहीं मिले, नहीं आज जॉब लगी होती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी बहन भाइयों का, इतना प्यार सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद। मैं और बेहतर से बेहतर आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। चलिए, और यही जोश मेरे अंदर और एनर्जी देता है, और हम लंबी थोड़ा और इस क्लास को करेंगे, आप निश्चिंत रहो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आ गया हमारा 1773 का, याद रखना। कौन सा आ गया भैया? 1773 का। बहुत ध्यान से इन चीजों को समझते जाएगा, बहुत ध्यान से इन चीजों को समझते जाएगा। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। तो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट towards regulating and controlling the affairs of the East India Company in India। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार कोई कदम लिया उसको कंट्रोल करने के लिए। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो पूरे भारत में हाहाकार मचा रखा है। सोच के देखिए, 1 करोड़ आबादी जब समाप्त होगी उसके बाद भी उसने अपने करों में कभी नहीं की। ध्यान रखना भी, बहुत ज्यादा चीजें ध्यान रखना, वो फिर हिस्सा बंगाल के नवाब वाला हिस्सा मॉडर्न इंडिया का हिस्सा हो जाएगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, याद रखना, ठीक है। अच्छी बात ध्यान रखना भैया। दूसरी बात ध्यान रखना भैया कि यह अधिनियम तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा, लॉर्ड LORD, लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था। दिस एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीक्रेट कमीशन, एक कमेटी, एक उन्होंने गुप्त समिति बनाई थी कि जरा यार देखो तो सही, ये लोग भारत में कर क्या रहे हैं, ये लोग भारत में कर क्या रहे हैं, जरा ये बात जाके चेक तो करो। तो उस गुप्त समिति ने कहा कि महाराज जिन्होंने तुम्हारा धुआं उड़ा रखा है, तो उन्होंने सबसे पहले एक्ट किया। कौन राजा थे, प्रधानमंत्री इस वक्त? लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा, लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा, ध्यान रखना भैया, ठीक है। अच्छी बात है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, ये बात समझ में आ गई, ध्यान रखना भैया, बहुत बढ़िया। दूसरी बात ध्यान रखना भैया, यहां पे क्या किया, ध्यान रखना भैया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज कॉल्ड द गवर्नर जनरल एंड 4 मेंबर काउंसिल वाज फॉर्म्ड टू असिस्ट हिम। बंगाल के गवर्नर को क्या कहा गया? बंगाल का जो गवर्नर था, मैंने कहा ना कि 3 जो है हमारी, बंगाल है, मद्रास है, उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी एक थी। तो ये 3 जो प्रेसिडेंसियां हैं, उन 3 प्रेसिडेंसियों का एक एक गवर्नर होता था जो अपना प्रॉपर तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट में चीज कौन सी है? बंगाल सबसे ज्यादा प्रॉफिट में है। तो बंगाल का जो गवर्नर था उसको बना दिया गवर्नर जनरल, GG। बाकी के 2 को उसके अंडर में ला दिया कि सारा काम इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ध्यान रखना भी है। और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का एक गठन कर दिया। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1000% ये पॉइंट आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। 100% लिखते हैं ना, मैं 1000% बोल दे रहा हूं, ये सवाल पेपर में आएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? ये सीधा साधा बुड्ढा चिकनी चांद का, ये आपका लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बन गया भैया? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो अभी याद रखना भैया, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बन गया, याद रखना भैया, ठीक है। अच्छी बात, आगे बात करेंगे, ध्यान रखना भैया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स एबोलिश्ड द डायरकी इन बंगाल। तो बंगाल से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला? 1765 से 72-73 तक बंगाल में द्वैध शासन चला, ध्यान रखना, लगभग 5 साल।
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 4 और 3, 7, लगभग 7 साल तक बंगाल में द्वैध शासन चला रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलो, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर जी, आभार, शुक्रिया, समझते चलेंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री में दे दूंगा, तो आप इसकी पीडीएफ से अपना और रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। इसी अधिनियम के तहत एक नया पद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का बनाया गया। अंडर दिस एक्ट अ न्यू पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज क्रिएटेड। इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना भैया, इसके तहत एक नया पद बनाया गया, जिस नए पद का नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना, जो आज भी है डीएम साहब जिनको हम कहते हैं। अब यूपीएससी की परीक्षा से आते हैं, है ना, पहले अंग्रेजों के काल में इसको बनाया गया था। तो एक नया पद बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एक नया पद इस समय पर बनाया गया, याद रखना भैया। साथ ही साथ अगर बात करेंगे, याद रखना भैया, इस समय पर एक काम और किया गया कि इसी अधिनियम के तहत 1774 में, अधिनियम कौन सा है? तो अधिनियम हो जाएगा 1773 का अधिनियम हो जाएगा। इसके तहत 1774 में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और ये जो भूरे बालों वाली अम्मा आपको दिखाई दे रही है, यही मुख्य न्यायाधीश था, जिसका नाम क्या था? याद रखना, एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे, राइट, ठीक है भैया। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट वो वाला नहीं है हमारे आज जैसा सुप्रीम कोर्ट नहीं, कि आज जो हमारे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है उसके जैसा है, ये अलग है, ना रखना, ये अलग है, ठीक है। तो एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। किसके लिए भैया? भाई पहले सारा काम कौन करता था? पहले सारा काम गवर्नर जनरल तो बना दिया बंगाल का। अब बंगाल का जब गवर्नर जनरल बना दिया गया वारेन हेस्टिंग्स को, तो वारेन हेस्टिंग्स अब सारे चीजों को अपने हिसाब किताब से देख रहा है, ध्यान रखना भैया। लेकिन अब साथ के साथ, क्योंकि सारा चीजें रेगुलेट कौन कर रहा है? ब्रिटेन के द्वारा रेगुलेट की जा रही है, तो अब यहां पे कोर्ट बना दिया कि भाई जितने भी कानूनी रूप से जो चीजें होंगी, ध्यान रखना भैया, वो कहां पे आएंगे? ध्यान रखना, वो यहां पे आएंगे, है ना। जितने भी सैनिक और उससे रिलेटेड जो आएंगे धार्मिक वार्मिक मामले, वो किसके पास आएंगे? अब यहां पे आएंगे, ध्यान रखना भैया, ठीक है। अच्छी बात, ध्यान रखना भैया, याद रखना भैया। हमने आपसे कहा कि इस समय जो मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सर एलिजा इम्पे इस वक्त मुख्य न्यायाधीश हैं, ध्यान रखना भैया। 3 अन्य न्यायाधीश में चैम्बर्स हैं, लिमेंस्टर हैं और हाइड हैं, ध्यान रखना। चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड 3 जज हैं। आज भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं? तो आज 33+1 है हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या। 33 हमारे अन्य जज हैं और एक हमारे सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक है और 33 हमारे क्या हो जाएंगे? अदर जजेस हो जाएंगे। 33 हमारे कौन हो जाएंगे? अदर जजेस हो जाएंगे, ध्यान रखना हमारे, ठीक है। तो उस समय एक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया एलिजा इम्पे, 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए, जिनमें चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड थे। चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड थे। लेकिन याद रखना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बन जाने से गवर्नर जनरल की शक्ति कुछ कम हुई, क्योंकि सिविल के मामले, आपराधिक मामले, नौसेना से जुड़े मामले, धार्मिक मामले, या सभी मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने लगे। ये सारे मुद्दे कहां पर सुने जाने लगे? अब सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने लगे। यानी विद द क्रिएशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द गवर्नर जनरल्स पावर वाज समवॉट रिड्यूस्ड, बिकॉज ऑल मैटर्स सिविल, क्रिमिनल, नेवल एंड रिलीजियस वर हीड इन द सुप्रीम कोर्ट। किसमें सुने जाने लगे? सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने लगे, भैया ध्यान रखना। अब जो रुतबा के लिए गवर्नर जनरल बना था वारेन हेस्टिंग्स, वो रुतबा तो कम हो गया, बताइए। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स भी कमाल का आदमी था। वो गया ये चाचा के पास, एलिजा इम्पे के पास, और गया भाई साहब शाम को अपना माहौल बनाते हुए गया। भाई साहब एक बढ़िया सी विस्की की बोतल लेकर के गया और बैठा आराम से, बोले साहब देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, आप भी यहां पर हो, हम भी यहां पर हैं, हम दोनों आपस में लड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? मिलजुल के काम करते हैं, है ना। मोदी जी की तरह, मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी इस वक्त कॉम्प्रोमाइज करके रखा हुआ है, राइट। सो उसी की तरह इसके चलते वारेन हेस्टिंग्स ने एलिजा इम्पे से दोस्ती कर ली और प्रशासन गलत ढंग से चलाने लगा। ड्यू टू दिस वारेन हेस्टिंग्स befriended Elijah Impey and started running the administration in a wrong manner। एक रॉन्ग तरीके से उसको चलाने लग गया, याद रखना भैया। सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कि भैया वहां पे जाकर के केस सुनो। अब मान लेते एलिजा वारेन हेस्टिंग्स कोई काम गलत कर रहे हैं, लोग कोर्ट में जा रहे हैं उसकी शिकायत करने के लिए, पता चल रहा है कि कोर्ट में तो मामला वैसे ही ओके ऑलरेडी चल रहा है, ध्यान रखना भैया, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स कौन हो गया? तो वारेन हेस्टिंग्स हो गया हमारा कार्यपालिका का प्रमुख। कौन हो गया भैया? हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? हेड ऑफ द
एग्जीक्यूट होता। जबकि एलिजा इम्पे कौन था? एलिजा इम्पे था हमारा न्यायपालिका का प्रमुख, हेड ऑफ द जुडिशरी। तो हेड ऑफ द जुडिशरी कौन था? तो हेड ऑफ द जुडिशरी कौन बनाया गया? तो हेड ऑफ जुडिशरी एलिजा इम्पे थे। यानी यहां पे कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में मिलकर के काम करने लगी। कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में कैसे काम करने लगी भैया? मिलकर के काम करने लगी, याद रखना भैया, ठीक है, अच्छी बात है। आगे चलेंगे, ध्यान रखना। अब आएगा हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, लेकिन आप उससे पहले आप इस 1773 के एक्ट को दोबारा से समझिए, है ना भैया, बताइए, ठीक है। हाँ, 1773 के एक्ट को दोबारा से समझिए कि यहां पे कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया वारेन हेस्टिंग्स को, न्यायपालिका का प्रमुख बनाया गया एलिजा इम्पे को। आपस में दोस्ती होकर के ये वारेन हेस्टिंग्स गलत तरीके से शासन चलाने लग गया। बाद में हालांकि इस पे कार्रवाई भी होगी, ध्यान रखना भैया। सुप्रीम कोर्ट के बन जाने से गवर्नर जनरल की शक्ति में कुछ कमी हुई, ध्यान रखना। कौन कौन से मुद्दे हुए? जैसे सिविल से संबंधित जितने मामले, अपराध से संबंधित मामले हैं, नौसेना से संबंधित मामले, धार्मिक मामले, सिविल, आपराधिक, नौसेना, धार्मिक मामले सब कहां सुने जाने लगे भैया? वहां पे सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाने लगे। उसकी शक्ति में कमी हो गई। कौन थे मुख्य न्यायाधीश? एलिजा इम्पे, चैम्बर्स, लिविंगस्टन हाइट, 3 अन्य व्यक्ति थे, ध्यान रखना भैया। कब एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया? तो 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया बाय द एक्ट ऑफ 1773, ध्यान रखना भैया। फर्स्ट जो है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बने, और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, एबोलिस्ट डायरकी। डायरकी की शुरुआत बंगाल में किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई। 7 साल तक बंगाल में द्वैध शासन चला, पूरा बंगाल तबाह हो गया। 1770 के भीषण अकाल में लगभग 10 मिलियन पीपल, कहते ना कि 1 करोड़ लोग जो है वाइप आउट हो गए, मर गए, लगभग एक तय आबादी चली गई। किस एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद बनाया गया था? तो 1773 के एक्ट के तहत एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद बनाया गया था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया, और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन भी किया गया। रखना, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। 1777 के एक्ट को गुप्त समिति की सिफारिश पर लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा उसको भेजा गया। कोई दिक्कत? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत मजे से आपने चीजों को यहां पे पढ़ा। अब हम लोग और आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास बढ़िया होगी, पूरा टॉपिक एक बार में खत्म करेंगे। चलिए, अब हम आएंगे एक्ट ऑफ 1781। अब जो एक्चुअली में जो 81 का जो एक्ट है ना, ये बहुत से लोग तो आपको पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि किताबों में जनरली मिलता नहीं। एक्चुअली इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कह रहे हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मतलब क्या है? कि ये आया किसके लिए? सेटलमेंट करने के लिए, कि भाई वॉरेन हेस्टिंग्स इतने गलत तरीके से तुम शासन प्रशासन चला रहे हो, कुशासन का आरोप तुम पे लग गया है, थोड़ा ढंग से काम कर लो भैया, ध्यान रखना भैया। थोड़ा क्या कर लो भैया? ढंग से काम कर लो, ध्यान रखना भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? है ना? एक सेकंड रुकिएगा भाई। उसको कहा कि भैया आप लोग थोड़ा सा ढंग से काम कर लो, ये तो आपके ऊपर गलत बात है यार, इतने आरोप तुम पे लग रहे हैं, और आप कह रहे हो कि नहीं सारी चीजें तो बिल्कुल सारी चीजें ध्यान रखना भैया, ठीक है, ठीक है। तो चीजें होगी, ध्यान रखना भैया। हाँ, एक पॉइंट और तो मैं स्किप हो गया और बता दे रहा हूं। इस टोपीबाज आदमी पे, ये जो टोपीबाज आदमी आपको दिख रहा है, ये वॉरेन हेस्टिंग्स, इस पे कुशासन का आरोप लग गया था। कुशासन का आरोप, कुशासन का आरोप इसमें लगा दिया 3 व्यक्तियों ने। एक का नाम था नंद सिंह, नंद कुमार, भारत के व्यक्ति थे उस वक्त, नंद कुमार। दूसरे का नाम है चैत सिंह, चैत सिंह। तीसरे का नाम है घसीटी बेगम। इन्होंने बड़े लेवल पे भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन भी कर दी, और बड़े लेवल पे इस पे कुशासन का आरोप लगा दिया था, जिनमें गलत प्रशासनिक तरीके से परेशान होकर के नंद कुमार, चैत सिंह, घसीटी बेगम ने कुशासन का आरोप लगाया। इस बात को ध्यान रखना भी है, ठीक है, अच्छी बात है। एकदम से गुस्सा हो गया ये वॉरेन हेस्टिंग्स, इसने नंद कुमार को कैपिटल पनिशमेंट दे दिया। नंद कुमार को फांसी की सजा दे दी, इसने फांसी की सजा दे दी, फांसी की सजा दी इसने। नंद कुमार को क्या दी? तो इसने नंद कुमार को फांसी की सजा दी। मामला तूल पकड़ गया, और मामला जब तूल पकड़ गया तो इसी के समय आ गया था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। उसके बाद बात नहीं बनी तो फिर आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, विलियम पिट के द्वारा भेजा गया। कुछ नई जानकारी मिल रही है आपको? बताइए, कुछ नई जानकारी आपको मिल रही है? कहां सर कुछ नई जानकारी हमको यहां पे प्रॉपर तरीके से मिल रही है?
अब आ जाएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो हमने कहा कि ब्रिटिश संसद के सदस्य एडमंड बर्क, जो प्रवर समिति के अध्यक्ष थे, एक समिति बनाई गई थी ब्रिटेन में, प्रवर समिति बनाई गई थी, प्रवर कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे, की सिफारिश पर इसको पारित किया गया था। तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट ब्रिटिश संसद के सदस्य एडमंड बर्ग की सिफारिश पर इसको पारित किया गया था। इट वाज पास्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडमंड बर्ग, चेयरमैन ऑफ द सेलेक्ट कमेटी, अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य भी हैं, संसद के सदस्य भी हैं और प्रवर समिति के अध्यक्ष भी, उनकी सिफारिश पर इसको लाया गया था। इस एक्ट के तहत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया जाएगा या किया गया। इस एक्ट के तहत रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया जाएगा या किया गया। अंडर दिस एक्ट द शॉर्ट कमिंग ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वर रिमूव्ड। किया गया, करने का प्रयास किया गया, लेकिन हुई नहीं। वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं समझ में आया, याद रखना भी है, ठीक है। याद रखना, इस एक्ट को बंगाल जूडी केयर एक्ट भी कहा जाता है। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द बंगाल जूडी केयर एक्ट। इस एक्ट को क्या कहा जाता है? इस एक्ट को बंगाल जूडी केयर एक्ट भी कहा जाता है, याद रखना भैया। तो ये बीच में कोई भी आपको 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट नहीं पढ़ाता है, तो इसको आप यहां पे चीजों को पढ़ लीजिएगा। इसको आप यहां पे पूरा तरीके से चीजों को यहां पे पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत बताइए, समझ में आ गया? आगे बात करें भैया कि हाँ सर यहां पे एक बार में समझ में आ गया, अब आगे चलेंगे, ध्यान रखना। तो अब जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, याद रखना। तो इस अधिनियम के तहत तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा भेजा गया। दिस एक्ट वाज सेंट बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट, है ना। तो इस अधिनियम को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा भेजा गया। दिस एक्ट वाज सेंट बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट के द्वारा भेजा गया, इसलिए उनके नाम पे इसका नाम क्या रख दिया गया भैया? इसलिए उनके नाम पे इनका नाम रख दिया गया, पिट्स इंडिया एक्ट रख दिया गया, याद रखना। क्या है इसके? अब देखो 1773 के रेगुलेटिव एक्ट में बहुत सारे काम किए, ध्यान रखना। उसको धीरे धीरे रेगुलेट कर रहे हैं, सारी चीजों को समझ रहे हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, वॉरेन हेस्टिंग्स को 2 को उसके अंडर में ला दिए, सारी चीजें। 1700 इसके बाद बात करेंगे तो इसमें क्या हुआ? 1784 में कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। सेपरेटेड द पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। अब सारे काम कंपनी कर रही थी। कंपनी अब एक पूरी प्रॉपर तरीके से राजा रानी या एक देश की तरह शासन भी चला रही है भारत में, और व्यापारिक काम भी कर रही है। अब अलग अलग कर दिया कि व्यापारिक काम ये डिपार्टमेंट करेगा, पॉलिटिकल काम ये डिपार्टमेंट करेगा। बोथ डिपार्टमेंट्स आर सेपरेटेड, अंडर में आ रहे हैं गवर्नर जनरल के ही, गवर्नर जनरल के अंडर में आ रहे हैं, लेकिन सेपरेटेड कर दिया। रिपोर्टिंग जो होंगी वो अलग अलग सेपरेटेड, है ना, प्रॉपर तरीके से काम है। मैनेजमेंट का काम दूसरे का, इनकम का काम दूसरे का। कंपनी के जो राजनीतिक मामले हैं, जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, उनके प्रबंधन के लिए क्या काम किया गया? एक नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया, जिसमें 6 सदस्य हुआ करते थे, जो ब्रिटिश संसद के द्वारा नियुक्त होकर के आते थे। अ न्यू बॉडी कॉल्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल was formed to manage the political affair of the company, consisting of 6 members appointed by the British Parliament। और सारी चीजें ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने 6 सदस्य भेजे, भारत में 6 सदस्य भेजे कि ये 6 सदस्य जो है कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर को देखेंगे। कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर का मतलब क्या है कि मान ले कंपनी अब किसी राजा के साथ में युद्ध करेगी या नहीं करेगी। अगर किसी राजा के साथ पहले से युद्ध हो रहा है तो उनके साथ में क्या क्या वार्तालाप होंगे, क्या सारी चीजें होंगी, उस तरीके से हो जाएगा। कंपनी का कर दिया कि आप केवल अपना व्यापार वाला काम करोगे, आपने जितना कुछ ये हरा दिया इन सबको, अब इनको आप हमारे हवाले छोड़ोगे, ठीक है। आज थोड़ा सा हमारे कुछ कैमरे की क्वालिटी भी कुछ गड़बड़ है, इसको हम कल सही करवाएंगे, आज आप मैनेज करिएगा, ठीक है। चलो दूसरी बात ध्यान रखना, दूसरी बात क्या काम हुआ? गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। द गवर्नर जनरल्स गिवन वीटो पावर। यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। तो गवर्नर जनरल को वीटो पावर किसके द्वारा दिया गया? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को क्या दिया गया भैया? तो गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दिया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, याद रखना भैया, ठीक है। अच्छी बात है।
इसमें क्या काम किया गया कि भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए, अगर वो कोई औद्योगिक ध्यान रखना भी इलीगल वर्क कर रहे हैं, उनको मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। अगर कोई भी अधिकारी, जैसे मान लेते 6 ब्रिटिश संसद के सदस्य आए पॉलिटिकल काम देखने के लिए, इनमें से मान ले किसी ने कोई गड़बड़ काम किया तो इसका निपटाना वही इंग्लैंड में जाकर के होगा, और वहां पे एक कोर्ट की स्थापना इसी एक्ट के द्वारा की गई। अ कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंग्लैंड टू ट्राई द इलीगल एक्शंस ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर पोस्टेड इन इंडिया। जो भारत में है उनके लिए याद रखना भी है, ठीक है। कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश सरकार का क्षेत्र तथा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो गया। अब सारे काम कौन करेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है। द एरिया अंडर द कंपनी बिकम द टेरिटरी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ कंपनी। कंपनी के जो जितने भी राजनीतिक मामले हैं उन सब पे कंपनी का जो टेक ओवर किसके द्वारा कर लिया गया? इसी के द्वारा कर लिया गया, याद रखना भैया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। आप समझ रहे हो कितना सारा काम किया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, याद रखना, अच्छी बात याद रखना। 1786 में एक छोटा सा एक्ट आया था, मैंने यहीं पर नोट करके लिख दिया है। इस एक्ट के द्वारा जीजी यानी गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दी गई थी। प्रधान सेनापति इसको बना दिया, कमांडर इन चीफ, यानी जो भी अब भारत में जो जितनी भी सेना है, उस वक्त नौसेना थी, थल सेना थी, वो सारी सेना थी, जगह जगह पर फैला था, उसका कमांडर इन चीफ जैसे आज प्रेसिडेंट होता है ऐसे समय पे, और जो एक भैया गवर्नर जनरल को बना दिया गया। 1786 के एक्ट के द्वारा बनाया गया था, जो कहीं ना कहीं इसी के कंट्रोल, इसी के अंडर में था, ध्यान रखना भैया। अब उसके बाद आएगा 1784 के बाद आएगा 1793 एक्ट। एक बार यस सर करके मुझे पहले बताओ कि क्या आप 1784 के एक्ट को ढंग से समझ गए हो? बताओ भैया। सत्रह सौ चौरासी के एक्ट को आप ढंग से समझ गए हो? बोलो भैया, ठीक है। अब 1793 में एक्ट जब आया, ध्यान रखना, तो इस अधिनियम के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे भैया? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ध्यान रखना भैया। कौन थे भैया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो इस अधिनियम के समय यहां पे भारत का गवर्नर जनरल नहीं होगा, ये बंगाल का ही गवर्नर जनरल होगा। यहां पे गलत लिखा हुआ है ना, वो क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल तो आगे बन करके आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। 1793 के बाद आएगा, तो इसको इस अधिनियम के समय यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बन गए? लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ दिस एक्ट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। अच्छा, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। वैसे तो बढ़ते रहते, ये इतना महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है। 20 और वर्षों के लिए इसको क्या कर दिया? बढ़ा दिया गया, याद रखना भी है, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, याद है ना वो 6 सदस्य जो आए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और अधिकारियों के वेतन अब भारत के राजस्व से दिए जाएंगे। द सैलरीज ऑफ द मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल विल ऑल्सो नाउ बी पेड फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ इंडिया। तो भारत के राजस्व से अब इनको सैलरी दी जाएगी, ध्यान रखना भी है, ठीक है। भारत के राजस्व से उनको सैलरी दी जाएगी। ये सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य जब आए तो 1784 के एक्ट के द्वारा आई, तब उनको सैलरी तो वहीं से आती थी, लंदन से, लेकिन अब कहा कि भैया इनको सैलरी भारत के राजस्व से दिया जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, याद रखना भैया। भारतीय प्रांतों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की शुरुआत हुई। एडमिनिस्ट्रेशन बाय रिटन लॉज बिगन इंडियन प्रोविंसेस। जो भारतीय प्रांत हैं, भारतीय प्रांत कौन से? जिनमें ब्रिटेन ने अधिकार कर रखा है, वहां पर लिखित विधियों के द्वारा, ध्यान रखना भैया, शासन शुरुआत हो गया। तो सोच रहे ना, लिखित विधियों के द्वारा शुरुआत हुई, माने वही संविधान की चीजों की शुरुआत हो रही है, ध्यान रखना भैया। एडमिनिस्ट्रेशन बाय रिटन लॉज बिगिन इन इंडिया प्रोविंसेस। 21 अप्रैल 1793 को भारतीय नागरिक सेवा की शुरुआत हुई, जिसका श्रेय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। तो भारत में जो भारतीय नागरिक सेवा है, इंडियन सिविल सर्विस है, जो आज आईएएस की परीक्षा होती है, उसको पहले आईसीएस की परीक्षा कहते थे। क्या कहते थे उसको पहले? उसको पहले आईसीएस की परीक्षा कहते थे।
ये नया पॉइंट है, ध्यान से समझना भी। उसको क्या कहते थे पहले? आईसीएस की परीक्षा कहते थे। तो 21 अप्रैल 1793 को भारतीय नागरिक सेवा की शुरुआत हुई, जिसका श्रेय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। किनको जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, याद रखना। तो 21 अप्रैल 1793 को भारतीय नागरिक सेवा की शुरुआत हुई, जिसका श्रेय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। भारतीय प्रांतों में लिखित विधियों के द्वारा प्रशासन की शुरुआत हुई, याद रखना। क्लियर भैया? अच्छी बात भैया। दूसरी बात ध्यान रखना भैया, और हम इसलिए प्रत्येक 21 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? नागरिक सेवा दिवस मनाते हैं। नागरिक सेवा दिवस मनाते हैं। 21 अप्रैल को क्या मनाते हैं? ध्यान रखना, 21 अप्रैल को नागरिक सेवा दिवस मनाते हैं। वी सेलिब्रेट सिविल सर्विस डेज एवरी 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को नागरिक सेवा दिवस मनाते हैं, याद रखना। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 1805 में हुई थी। यह एकमात्र गवर्नर जनरल है जिन्हें भारत में दफनाया गया था, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस को दफनाया गया था। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 1805 में हुई थी। एकमात्र गवर्नर जनरल है जिन्हें भारत में दफनाया गया था, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। ठीक है भैया, हम प्रत्येक 21 अप्रैल को नागरिक सेवा दिवस भी मनाते हैं। इन बातों को भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? इनसे रिलेटेड पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं। अब आएगा 1813 का चार्टर अभिलेख। अब 1813 का जो चार्टर अभिलेख आ रहा है वो बड़ा कामकार है। क्या कामकार है? थोड़ा समझना। अब तक ध्यान रखना भैया, कंपनी सारे काम कर रही है लेकिन भारत के लोगों के धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रही थी, लेकिन अब वो भी काम करने लगी। ध्यान रखना भैया, क्या काम करने लगी? ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। क्रिश्चियन मिशनरीज अराइव्ड इन इंडिया। तो 1813 का जो एक्ट था, इसी 1813 के एक्ट थे, भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। ईसाई मिशनरीज मतलब जो क्रिश्चियन धर्म के जो बोलने वाले होते हैं, क्रिश्चियन धर्म के बारे में जो बताने वाले लोग होते हैं, उनको अनुमति दे दी कि साहब आप अपने क्रिश्चियन धर्म के बारे में यहां पर बताइए, है ना, उनके बारे में बताइए। तो ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। क्रिश्चियन मिशनरीज अराइव्ड इन इंडिया। भारतीय शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक रूप से आवंटित किए गए। 1 लाख रुपीज सैंक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन। अब ये इंडियन एजुकेशन कौन सी है? कि भाई जो भारत के लोग हैं, जो भारत के यहां पे काम कर रहे हैं, भारत में जो लोग काम कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको शिक्षा दी जाए। कौन सी शिक्षा दी जाए? इंग्लिश की शिक्षा दी जाए, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जाए, और वो लोग यहाँ पे अंग्रेजी भाषा को सीखें ताकि वो हमारे काम आएंगे। तो भारतीय शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए आवंटित किए गए। 1 लाख रुपीज सैंक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन। ध्यान रखना भी, दो यहां पे क्या कर दिया? इसी 1813 के एक्ट के द्वारा क्या कर दिया? इसी 1813 के एक्ट के द्वारा क्या किया? ये ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डिसॉल्व। उसको समाप्त कर दिया। ट्रेड मोनोपोली का मतलब था कि पहले भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आ सकती थी, और वही व्यापार करी थी। सन 1600 में आई, 1813 तक 200 साल तक, 215 सालों तक यही शासन करती रही, यही सारी चीज चलाती रही, पूरे देश पर अधिकार कर लिया, इसने एक राज संघ कर लिया। अब वहां लंदन में लोग बैठे बैठे देख रहे हैं ना, वहां और भी तो व्यापारी और भी तो राजा हैं। अब नरेंद्र मोदी की अडानी की सुनेंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि अडानी की सुनते रहेंगे, बाकी तो लोग हैं कि महाराज हमारी भी सुन लो, हम भी आपको चंदा दे देंगे, थोड़ा हमें भी फायदा करा दो, हम भी वहां से कुछ 2 रुपया कमा लेंगे। अब संसद को, राजा को तो चाहिए पैसा, प्रधानमंत्री को चाहिए पैसा। अडानी को क्या सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी? फंड देता है ना, हजारों करोड़ रुपए दे रहा है पार्टी को। तो 2 अधिकार, एक तो चाय का अधिकार, टी, और चीन देश, चाइना कंट्री को छोड़कर के कंपनी के सभी एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। केवल 2 अधिकार छोड़े। चाय का एक अधिकार, केवल चाय का व्यापार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और कोई नहीं करेगी, और चीन देश के साथ एक व्यापार एक अधिकार भी
इसी का बना रहा 1813 में। तो ये सारे बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, 3-4 पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण याद कर लो कि 1813 के एक्ट के द्वारा क्या काम किया गया कि ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। 1813 के एक्ट के द्वारा भारतीय शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए गए। 2 अधिकार चाय और चीन देश को छोड़कर कंपनी के सभी एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। बोलो क्लियर भैया? ठीक है, ये सारा काम 1813 के द्वारा किया। अब उसके बाद धीरे धीरे कंपनी काम करेगी। उसके बाद जब 1833 आएगा तो वहां पे और मामला गड़बड़ कर देंगे। तो 1833 के द्वारा क्या काम किया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, अर्थात कंपनी के प्रशासन का सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण किया गया। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी वॉज सेंट्रल्ड। सेंट्रलाइजेशन कर दिया कंपनी की पावर को, याद रखना भैया। तो यह पूछा जा सकता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो 1773 के एक्ट के द्वारा बनाया गया। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो 1833 के एक्ट के द्वारा बनाया गया। वहां कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था, ध्यान रखना भैया। यहां पे कौन है भैया? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन गए भैया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखना, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए थे, याद रखना भैया। गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिक का अधिकार प्रदान किया गया। द गवर्नर जनरल वॉज गिवन लेजिस्लेटिव पावर थ्रू आउट ब्रिटिश इंडिया। पूरे ब्रिटिश इंडिया में अब सब कुछ इसी का रहेगा, ध्यान रखना। मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। ये 2 और प्रेसिडेंसियां थी, ध्यान रखना, मद्रास और बंबई। तो मद्रास और बंबई को इससे हटा दिया, सीधा बंगाल के द्वारा होगा। इसके माध्यम से सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया, परंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध करने पर इसको बंद कर दिया गया। तो ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो आईसीएस की परीक्षाएं पहले केवल लंदन में ही होती थी कुछ विशेषियों से, अब ओपन कर दिया कि सब लोग इसको अप्लाई करो, बड़े बड़े उस पर आओ, लेकिन विरोध के चलते 1833 में बंद कर दिया गया, याद रखना भैया। दूसरा काम क्या हुआ? एक तो हमने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था इसका ध्यान रखना। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ, ध्यान रखना भैया, कि वहां से एक व्यक्ति आया, यहां पे मैं माप देख रहा हूं, वहां से एक व्यक्ति आया भारत में, अब वो पूरे भारत में आ गया। और जब पूरे भारत में अगर आ गया, ध्यान रखना भैया, तो उसी व्यक्ति का नाम क्या है, ध्यान रखना, विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया, ध्यान रखना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देख रहे हो कितनी बढ़िया पीपीटी मैंने आपके लिए बनाई है। और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हो गया? सेंट्रलाइजेशन हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हो गया? सेंट्रलाइजेशन हो गया, केंद्रीकरण हो गया। क्या हो गया? केंद्रीकरण हो गया, याद रखना भैया। ठीक है, क्या हो गया? केंद्रीकरण हो गया, याद रखना भैया। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। दिस एक्ट एबोलिश्ड ऑल द मोनोपोलीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए गए भैया। अब 1813 के द्वारा चाय चीन को छोड़ा गया, 1833 में सब कुछ समाप्त कर दिया। समझ में आ रहा है भैया? 1833 में क्या कर दिया? 1833 में सब कुछ समाप्त कर दिया, रखना भैया। ब्रिटिश नागरिकों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार दिया गया और कहा गया कि कोई भी व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर सकता है। अब भारत का कोई भी व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी में आकर के काम कर सकता है, याद रखना भैया। और ब्रिटिश नागरिक यहां पर आकर के रहेंगे और यहां पे भूमि खरीदेंगे, ध्यान रखना भैया। तो ब्रिटिश सिटीजन्स वर गिवन द राइट टू परचेज लैंड इन इंडिया एंड वर अलाउड टू वर्क फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। कोई भी इसमें यहां पे काम कर सकता है, याद रखना भैया। ठीक है, भारतीय शिक्षा के विकास के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक समिति बनाई जिसे मैकॉले समिति कहा गया, क्योंकि लॉर्ड मैकॉले को समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसका अध्यक्ष को बनाया गया था, लॉर्ड मैकॉले को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। लॉर्ड मैकॉले वाज मेड इट्स प्रेसिडेंट उस समिति के। लॉर्ड विलियम बेंटिक फॉरवर्ड अ कमेटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन विच वाज कॉल्ड द मैकॉले कमेटी। अब आपको यहां पे एक बार फिर से याद करनी है, ध्यान रखना। जी सर, ओके, ठीक है। एक चीज और आपको यहीं पे याद रख लेनी है कि भाई भारतीय शिक्षा के विकास की बात कहां से शुरू हो रही है?
तो भारतीय शिक्षा के विकास की जो बात शुरू हो रही है वो 1 लाख रुपए दिए थे ना, 1 लाख रुपए दिए थे ना, अभी याद करो जरा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख रुपए दिए गए थे किसके द्वारा? 1813 के एक्ट के द्वारा दिए गए थे। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन 1 लाख रुपीज सैंक्शन। 1833 में आते आते कि भाई इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से किया जाए, एक कमेटी बनाएगी, जिस कमेटी के अध्यक्ष बनाएगी लॉर्ड मैकॉले को, थॉमस विवियन मैकॉले, और समिति का नाम रख दिया मैकॉले समिति। लॉर्ड मैकॉले की रिपोर्ट, जिसे मैकॉले मिनट कहा गया, बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि मैकॉले मिनट किसको कहा गया, इंपोर्टेंट पॉइंट है। मैकॉले मिनट किसको कहा गया? तो लॉर्ड मैकॉले मिनट कहा गया लॉर्ड मैकॉले की जो रिपोर्ट्स थी, ध्यान रखना, के आधार पर 1835 में अंग्रेजी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया। भारत की क्या बनाया गया? तो भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया, ध्यान रखना भैया। English was made the official language of India in 1835 based on the Lord Macaulay's report known as the Macaulay Minute। मैकॉले मिनट के आधार पे क्या बनाया गया भैया? तो मैकॉले मिनट के आधार पे दोस्तों, और जो है कि अंग्रेजी को भारत की प्रथम आधिकारिक भाषा बनाया गया। याद रख लीजिएगा, अंग्रेजी भारत की आधिकारिक भाषा कब बनी? तो अंग्रेजी भारत की आधिकारिक भाषा याद रखना बनी है वो 1835 में बनी है। कब बनी है? 1835 में बनी है अंग्रेजी जो है आधिकारिक भाषा, याद रखना भी है। ठीक है, कोई दिक्कत? इस अधिनियम के द्वारा एक विधान परिषद का गठन हुआ जिसमें 12 सदस्य हुआ करते थे। दिस एक्ट एस्टैब्लिश्ड अ लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 12 मेंबर्स। 12 मेंबर्स हुए। इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया और अंतिम रूप से 1843 में समाप्त कर दिया गया। याद रखना 1833 के एक्ट के द्वारा कि भाई दास प्रथा कानून के खिलाफ है, ये नहीं होनी चाहिए, इस तरह की बात की गई। और 1843 में स्ट्रिक्टली भारत से, और जो ध्यान रखना भैया, स्लेवरी सिस्टम को एबोलिश कर दिया। याद रखना, बहुत बहुत हार्ड फैक्ट है, याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि भारत में दास प्रथा को कब समाप्त कर दिया? तो भारत में दास प्रथा को 1843 में फाइनली समाप्त कर दिया गया और बात की गई थी 1833 के एक्ट में, ध्यान रखना भैया। तो आपको ये बात याद हो जाएगी 1833 के एक्ट में क्या क्या चीजें हुई। अब ये एकदम से देखो, एकदम से रट्टा नहीं मारा जाएगा। आपको लग रहा है कि अगर आप ये सोचो कि सारे पॉइंट आप एकदम से रट्टा मार लो, समझा जाएगा, ध्यान रखना। 1833 के बाद फिर एक एक्ट आया था जिसको हम कहते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। अभी आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, आप इनको बढ़िया तरीके से लिखिएगा, समझिएगा। आपको लग रहा है ना चीजें बहुत आसान है, देखो मैं खुद ऐसा नहीं कि एकदम से हमारी चीज हो जाती है। ये देखो, ये हमारे फैक्ट भी एक डायरी बनी हुई है, स्पायरल बनी होती है, जिस स्पायरल में हम भी कभी अपने पढ़ करके नोट्स अच्छे से बना लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, नई नई किताबों को पढ़ते रहते हैं, नई नई बुक्स को पढ़ते हैं, नए नए नोट्स बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, कौन सा क्वेश्चन कौन से पेपर में आया तो कहीं पर ऐड कर दिया, कोई नया पॉइंट किसी पेपर में आया तो ऐड कर दिया, तो नोट्स बनाते हैं, तब उन नोट्स से आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। तो ये जो सारा जिस्ट आपको एक जगह मिल रहा है ना, इतनी सारी किताबों का निचोड़, इतने सारे एग्जाम्स के रिलेटेड पॉइंट्स, तो सब आपको एक जगह मिल रहा है ना, तो इसको नोट डाउन किया करो, तब आपको याद हो जाएगा। 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में बात करेंगे। तो गवर्नर जनरल की परिषद के कार्य प्रशासनिक एवं विधिक कार्य में विभाजित कर दिए गए। विधान परिषद में 6 और सदस्यों की नियुक्ति होगी, 12 पहले थे, 6 और हो गए, 18 हो गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 6 सदस्यों को हटा दिया गया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहां से आए थे लंदन से, उनको हटा दिया गया। ध्यान रखना, कमेंट करके बताइए कौन से एक्ट के तहत जो 6 सदस्य आए थे राजनीतिक कार्यों के लिए। 1853 में सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के समय पे आईसीएस के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत हुई थी भारत में, ध्यान रखना। और 1853 से 1922 तक यह परीक्षा लंदन में आयोजित होती थी, ध्यान रखना भी, ठीक है। तो 1853 में वहां पे, सॉरी माफ करिएगा, 1853 में सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के समय आईसीएस के लिए लिखित परीक्षा शुरुआत हुई, ध्यान रखना भी, ठीक है। अच्छी बात है, ध्यान रखना। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मुझे फैक्ट को चेक करना है। ठीक है, हाँ क्लियर है, अच्छी बात है। तो ये 1853 में सबसे पहले लिखित परीक्षा हुई और 1853 से 1922 तक ये परीक्षा लंदन में ही आयोजित हुई थी, भारत में आयोजित नहीं होती थी, याद रखना भी है, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी बात याद रखना, 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। भाई 1853 के एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉपर तरीके से समाप्त कर दिया, ध्यान रखना भैया। और याद रखना भैया,
1853 में सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के समय भारतीय नागरिक सेवा के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत हुई। तो भारतीय नागरिक सेवा जो इंडियन सिविल सर्विस है उसके लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत किसके समय पर हुई है? तो उसके लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय पर हुई, याद रखना। लॉर्ड डलहौजी के समय पर उसके लिए शुरुआत हुई है, याद रखना भैया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में जरूर याद रख लीजिएगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय नागरिक सेवा पास किया। जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने भारतीय नागरिक सेवा पास किया। 1853 से 1922 तक लंदन में जब ये परीक्षा आयोजित होती थी तो लंदन में जाकर के पहले भारतीय कौन है जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की, याद रखना, वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद रखना। और जब अगर पूछ लिया जाएगा कि पहले आईसीएस अधिकारी कौन बने 1864 में, तो बने सत्येंद्र नाथ टैगोर बने। कौन बने? सत्येंद्र नाथ टैगोर बने, जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो 1864 में पहले आईसीएस अधिकारी बने। भारत के पहले आईसीएस अधिकारी कौन बने, याद रखना? तो भारत के पहले आईसीएस अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर बने 1864 में, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं। जबकि आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले लंदन में पहले व्यक्ति कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, ध्यान रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद रखना। ये पॉइंट्स आप देख रहे हो एकदम बढ़िया तरीके समझ में आया कि नहीं आ भैया? बताओ भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? अरुण कुमार कह रहे हैं कि सर नींद आ रही है, बताओ भैया कैसे काम चलेगा, ध्यान रखना भैया। है जब एक आदमी कमरा किराए पे लेकर के जब पढ़ाई करने के लिए आता है ना, जब मैं सबसे पहले साल 2009-10 में जब उत्तर प्रदेश आगरा में सबसे पहले पढ़ाई करने के लिए आया था ना, कमरा किराए पे लिया, 1500 रुपए का, खुद से खाना बनाना, सारी चीजों को करना, वो संघर्ष जवानी वाला, बच्चे वाला बता रहा हूं। अब आप तो कह सकते हो नींद आ रही है, लेकिन पेपर से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एक शेर मैंने उसी समय पे याद कर लिया था कि किराए के कमरे में बैठकर महल का नक्शा सजा रहा हूं। किराए के कमरे में बैठकर महल का नक्शा सजा रहा हूं, कितनी सुंदर होंगी वो दीवारें, ये सोचकर नींद गवा रहा हूं। तो नींद को गवाइए, सोचिए भविष्य कितना उज्जवल होगा उसके लिए। काम करिए, काम करने से चीजें होंगी, बैठने से कहां मिलती हैं जी चीजें, मेहनत होती है। राइट भैया? तो पहले आईसीएस अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब 1857 तक क्या हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त होगी। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई तो क्या आ जाएगा भैया? अब आ जाएगा साहब महारानी का शासन। और इसलिए इसको हम कहते हैं क्वींस रूल कहते हैं, ताज का शासन कहते हैं, 1858 से 1947 तक। अभी करा दूंगा कुछ देर और में, ताकि फिर बाद में झंझट खत्म हो जाए। तो सबसे पहले अब आएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम, चार्टर एक्ट आएगा 1858 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। क्या इसमें आया? ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया? पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। और महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कंप्लीटली एबोलिश्ड एंड क्वीन विक्टोरिया वाज डिक्लेयर्ड एम्प्रेस ऑफ इंडिया। भारत की महारानी घोषित कर दिया गया, याद रखना। ठीक है? हाँ, ये बात सबसे पहले आप ये समझिए कि ये अनाउंसमेंट हुई कहां पे थी? तो ये अनाउंसमेंट याद रखना हुई थी, याद रखना, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। ये अनाउंसमेंट हुई थी इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को पब्लिकली यह घोषणा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को पब्लिकली यह घोषणा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी, याद रखना भी। ठीक है, अच्छी बात है। तो ब्रिटेन की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। दूसरी बात याद रखना भैया, दूसरी बात याद रखना कि भारत का प्रशासन ब्रिटिश सरकार के मंत्री के हाथों में आ गया। क्या आ गया? भारत का जो शासन है, इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ब्रिटिश सरकार के मंत्री के हाथों में आ गया, जिसे भारत राज्य सचिव कहा गया। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया came into the hands of a minister of the British government called the Secretary of State for India। तो यहां पर एक नई पोस्ट आ रही है, भारत राज्य सचिव की पोस्ट आ रही है। भारत राज्य सचिव की पोस्ट यहां पर आ रही है, याद रखना भैया। अब भारत देखो, भारत का जो राज्य सचिव क्या करेगा? वो ब्रिटिश सरकार के सारे काम, पॉलिटिकल अफेयर्स चीजों को देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखेगा, ध्यान रखना भैया।
गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा और भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना भैया। भारत के पहले वायसराय किसको बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। द गवर्नर जनरल वॉज नाउ कॉल्ड द वायसराय एंड लॉर्ड कैनिंग बिकम द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। और याद रखना, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, अब इस बात को कुछ लोग फैक्ट को गलत साबित कर देते हैं। क्या कहते हैं, याद रखना भैया, वो कहते हैं कि नहीं भैया, गवर्नर जनरल की पोस्ट तो बाद में आ जाएगी 1947 में, वो स्वतंत्र भारत के बदले बाद में, है ना। माउंटबेटन को कम समय के लिए लाया गया था, प्रॉपर उसके तहत नहीं लाया गया था, है ना। तो यहां पे सारी चीजें ध्यान रखना, ठीक है। अच्छी बात ध्यान रखना भी, ठीक। चलिए, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में अनाउंसमेंट किया गया, याद रखना। महत्वपूर्ण बात क्या है कि 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रथम भारतीय बजट पेश किया गया था। अब भारत के लिए प्रॉपर बजट होगा, भारत के लिए प्रॉपर चीजें होने लगी। तो याद रखना, जेम्स विल्सन के द्वारा प्रथम भारतीय बजट पेश किया गया 1860 में। फादर ऑफ इनकम टैक्स भी ध्यान रखना, यहाँ पे आयकर की शुरुआत भी करेंगे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, इसलिए फादर ऑफ इनकम टैक्स भी कहे जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग कहे जाएंगे। और इसी समय पर आयकर की शुरुआत हो रही, इसी समय पर क्या हो रही है भैया? तो इसी समय पर याद रखना आयकर की शुरुआत हो रही है, इसलिए फादर ऑफ इनकम टैक्स भी लॉर्ड कैनिंग को इस समय पर कहा गया, याद रखना। कोई दिक्कत? बहुत अच्छी बात। अब 1858 के एक्ट के बाद आएगा 1861 का एक्ट। 61 के एक्ट में अब ध्यान रखना भैया, ब्रिटेन के द्वारा सारी चीजें आ चुकी हैं, अब गवर्नमेंट शासन कर रही है। तो अब जब सबसे बात, जब सबसे पहले बजट आया, तो अब मैंने कहा ना, याद करिए, जब लिखित विधियों के द्वारा प्रशासन की शुरुआत हुई, मैंने वही आपको बताया था कि संविधान अब बन रहा है ना। तो इसी अधिनियम के तहत सबसे पहले भारतीय दंड संहिता की शुरुआत भारत में हुई। द इंडियन पेनल कोड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया अंडर दिस एक्ट। आईपीसी है ना, भारतीय दंड संहिता, जिसको बीएनएस से बदल दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता कर दी गई है दंड की जगह। तो भारतीय दंड संहिता की शुरुआत 1860 में 1861 के एक्ट के द्वारा की गई थी। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई तथा वह नए प्रांतों की स्थापना कर सकता है और उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 123 के तहत आज हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और अनुच्छेद 213 के तहत हमारे यहाँ पे गवर्नर, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये बात आप याद रख लीजिएगा। तो पेपर में पूछा जा सकता है भैया कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अधिनियम के द्वारा दी गई? तो 1861 के अधिनियम के द्वारा दी गई। भारतीय दंड संहिता की शुरुआत 1861 के अधिनियम के द्वारा की गई, याद रखना। साथ ही साथ भारतीयों को पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया गैर सरकारी सदस्यों के रूप में। कुछ सदस्यों को वहां पे बिठा लिया गया कि भैया कानून बनाए जा रहे हैं, तो आप लोगों का होना जरूरी है, क्योंकि वो भारत के लोगों के लिए तो कानून बन रहे हैं। 1860 में जब आईपीसी बनी, जब दंड संहिता बनी, याद रखना, तो भारतीयों को पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया गैर सरकारी सदस्यों के रूप में। किसके रूप में भैया? गैर सरकारी सदस्यों के रूप में, याद रखना भैया, ठीक है। वायसराय विधान परिषद द्वारा पारित किसी भी विधि के खिलाफ वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अब विधान परिषद कौन सा? जो पहले 12 सदस्य आए थे, फिर 6 सदस्य हो गए, 18 सदस्यों की बात वायसराय चाहे तो न माने, वीटो लगा दे राष्ट्रपति की तरह। 1862 में पोर्टफोलियो आयोग बना, जिसके तहत भारत का विभागीकरण किया गया। इंडिया वाज डिपार्टमेंटलाइज्ड अंडर द पोर्टफोलियो कमीशन इन 1862। तो 1862 में पोर्टफोलियो आयोग के तहत क्या किया गया भैया? भारत का विभागीकरण किया गया। इस बात को याद रखना भैया, ठीक है। अच्छी बात। विभागीकरण क्यों किया गया? ताकि डिसेंट्रलाइज्ड किया जाए। क्या किया जाए? डिसेंट्रलाइज किया जाए। डिसेंट्रलाइज वाज स्टार्टेड हो गया, ध्यान रखना भैया। वायसराय वाज गिवन पावर टू पास एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति वायसराय को दे दी, ध्यान रखना। 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधान परिषद में 3 भारतीयों की नियुक्ति की गई। ध्यान रखना, मैंने कहा ना कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया गैर सरकारी सदस्यों के तौर पे। 3 व्यक्ति किए गए। किंग ऑफ बनारस, बनारस के राजा, महाराजा ऑफ पटियाला, पटियाला के महाराजा, एंड सर दिनकर राव। 3 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को।
इसी अधिनियम के द्वारा केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो रही है। सेंट्रलाइजेशन की जगह डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, याद रखना भी है, ठीक है। ये इतना काम है। अब आएंगे 1892 के एक्ट के द्वारा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। 1892 में विधान परिषद में शामिल भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। अनुपूरक का मतलब है कि प्रश्न के ऊपर प्रश्न नहीं पूछ सकते। इस अधिनियम के तहत पहली बार निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया 1892 के एक्ट के द्वारा। इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ सकते हो। 1899 से 1905 तक इस समय लॉर्ड कर्जन वायसराय बन के आए। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया, इसी समय हिंदू मुसलमानों का विभाजन। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी आगा खान के द्वारा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है 1909 और उसके बाद 1919 खेल खत्म। 1909 को कहते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्या कहते हैं भैया? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसको कहते हैं, क्योंकि इस वक्त ध्यान रखना भैया, जो मार्ले हैं, जो मॉर्ले हैं, वो सेक्रेटरी हैं। वो कौन है भैया? मॉर्ले कौन है भैया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत के राज्य सचिव हैं। बल्कि मिंटो कौन है? तो मिंटो उस वक्त वायसराय है। मिंटो कौन है भैया? मिंटो वायसराय धारक है, इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया। इसके तहत कुछ सुधार के काम किए गए, जैसे इस अधिनियम के तहत भारतीय मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया और मुसलमानों को मतदान का विशेष अधिकार दिया गया। अब ये लोग कहते हैं कि इन्होंने सुधार किया, सुधार नहीं किया, सर्वनाश का बीज बो दिया था। गांधी जी आगे कहेंगे मुसलमान मुसलमान को वोट देगा। ये कौन सी बात हुई है? लॉर्ड मिंटो ने सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। लॉर्ड मिंटो इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स के रूप में जाना जाता है। इसी अधिनियम के तहत सर्वप्रथम आरक्षण शब्द का प्रयोग भी इसी समय पर किया गया। रिजर्वेशन, द टर्म रिजर्वेशन वाज फर्स्ट यूज्ड अंडर दिस एक्ट। तो इसी अधिनियम के तहत सर्वप्रथम आरक्षण शब्द का प्रयोग भी किया गया। क्या किया गया भैया? आरक्षण शब्द का प्रयोग भी इसी अधिनियम के तहत किया गया था। इस बात को याद रखना भैया, ठीक है। मार्ले मिंटो अधिनियम ने भारत का सर्वनाश किया है, यह कथन गांधी जी ने प्रयोग किया था, मैंने बताया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का नाम जरूर याद रखिएगा। ये वायसराय की परीक्षा में, वायसराय की जो परीक्षा में प्रथम भारतीयों की विधि सदस्य बने, उल्टा हो गया, वायसराय की परिषद में, वायसराय की जो परिषद थी, वायसराय की परिषद में प्रथम भारतीय विधि सदस्य बने। प्रथम भारतीय विधि सदस्य बने थे, प्रथम भारतीय विधि सदस्य बने वायसराय की परिषद में। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का नाम ध्यान रखना भी है, ठीक है। अलग चुनाव के बीज बोए गए, मुसलमानों को मुसलमान ही चुनेंगे। लॉर्ड मिंटो ने इसकी शुरुआत की, ध्यान रखना। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक चुनाव का जनक कहते हैं भैया। मुस्लिम वोट्स मुस्लिम एंड हिंदू वोट्स हिंदू, दोनों को, मुसलमान और हिंदुओं को अलग अलग इन्होंने कर दिया। For the first time, Indians were provided to form association in the Executive Council of Governor Viceroy. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की काउंसिल के पहले भारतीय सदस्य थे, हमने आपको बता दिया। अब 1909 के बाद आएगा 1919, जैसे उसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं, ध्यान रखना। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहेंगे, ध्यान रखना। तो एडविन मॉन्टेग्यू जो राज्य सचिव है और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वायसराय, ध्यान रखना, बिल्कुल सेम उसी तरह। 1919 से 1935 तक प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेज अधिकारियों के वेतन पुनः ब्रिटेन से आने लगे, ये पॉइंट याद रखना भैया। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा। और जबकि पूरी दुनिया में सबसे पहले 19 सितंबर 1893 को न्यूजीलैंड में अपने यहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम में सिखों को भी पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया, पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में महिलाओं को सबसे पहले वोट डालने का अधिकार किसने दिया? तो इन्होंने दिया, याद रखना भैया, ठीक है। इसी के तहत द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष मतदान की शुरुआत हुई, ध्यान रखना। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ। 1923 में ली आयोग की सिफारिश पर एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, ध्यान रखना। और जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना था उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सर रॉस बारकर्स को पहला अध्यक्ष बनाया गया। सर रॉस बारकर्स को उसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? सर रॉस बारकर्स को उसका क्या बनाया गया? ये पहला अध्यक्ष बनाया गया, इस बात को ध्यान रखना। कोई दिक्कत? सर रॉस बारकर्स को उसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। अंतिम एक्ट बचता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 बन रहा है। काफी बड़ा था, ध्यान रखना, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब आप कहोगे कि 42 संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो संशोधन है, ये अधिनियम है। इसमें 321 आर्टिकल्स थे, 10 शेड्यूल्स थी, 14 पार्ट थे। क्यों? 1935 से पहले बहुत कुछ हो चुका है। 1920 में आपको पता है कि भैया बहुत सारे भारत में अब प्रॉपर तरीके से स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे हैं, गांधी जी प्रॉपर तरीके से लीड कर रहे हैं, तमाम आंदोलन चल रहे हैं। आंदोलन
मतलब प्लॉट ऑफ ऐतिहासिक घटना हो चुकी हैं। अब ऐसे में सभी लोग चाहते हैं कि भैया, और उधर उन्होंने 1930 में स्वराज भी पारित कर दिया कि भाई हम तो आज से स्वतंत्र हैं, तो सबने कहा कि भैया अब एक संविधान बनाओ और इन भारतीयों को आजाद करो, इन भारतीयों को आजाद करो, ध्यान रखना भैया, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए ध्यान रखना भैया, इसी अधिनियम का लगभग 50% भाग भारतीय संविधान में शामिल किया गया 1935 का अधिनियम का। इस अधिनियम में संघीय ढांचे को स्वीकार किया गया और इस अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई है। प्रांतों से वैध शासन समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया और 1935 के इस अधिनियम में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया जो 1937 में हुआ। ध्यान रखना, यह था आपका पूरा भारत का संवैधानिक विकास। आई थिंक 1 घंटे 55 मिनट के आसपास की क्लास रही, जिसमें मैंने आपको पूरा संविधान का एक ए टू जेड चीज मैंने आपको बता दी, पूरा कंप्लीटली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, संविधान कैसे बना, क्या है। अब 1935 का एक्ट आ गया, 1935 का एक्ट के बाद 1947 का एक्ट आया, देश आजाद हो जाएगा। और उससे पहले फिर 1946 में प्रॉपर सब चीज होगी, अगले क्लास में उसके बारे में जिक्र करेंगे। जानकारी अच्छी लगी होगी तो भाई साहब हमको फॉलो जरूर करें। कोई और प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, कोई और जानकारी चाहते हैं जानकारी लें, हमें पहचान लें। हमारा नाम अनुपम भारद्वाज है, ये ब्रांड हमारा क्लास जोन है। अपने दोस्तों को बताएं, हमारे एप्लीकेशन के बारे में बताएं जो हमारी पीठ पीछे लिखा हुआ है क्लास जोन प्रिपरेशन ऐप। यहाँ पे हमारे पेड कोर्सेस अवेलेबल हैं, अपने दोस्तों को बताएं, बढ़िया तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं उनको बताएं, हमसे जुड़े रहें। नमस्ते, नमस्कार, सब्सक्राइब वगैरह करते रहें। फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में।